नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित कुल 125 महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, एज इट इज 125 प्रश्न मेरे द्वारा बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ तैयार किया गया है, जो कि आप सभी की तैयारी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और आप सबकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी। अब प्रश्न संख्या 1 है कि मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे, यह कथन किसका है? तो एक बार ध्यान से आप लोग प्रश्न देखें। प्रश्न ये है कि मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे, यह कथन किसका है? विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी डॉक्टर बच्चन या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा। सही उत्तर आपको देना है कि मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन थे, है ना? गुरु रामानंद थे। तो ये कथन किसका है? बिल्कुल आपको सही जवाब देना है। तो निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहनों ने प्रयास किया और उनका प्रयास सही भी हुआ कि सर विकल्प ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। देखिए, जो मध्ययुग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे, तो रामानंद को बिल्कुल गुरु माने कौन मध्ययुग में? हजार लोग माने हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। और बात करें रामानंद जी को, तो आकाश धर्मा और राम काव्य का बिल्कुल पुरस्कर्ता भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इनको आकाश धर्मा गुरु भी कहते हैं और राम काव्य का पुरस्कर्ता भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 2 है कि मिश्र बंधु विनोद के विषय में असंगत है ना? यानी कि जो मिश्र बंधु विनोद रचना है, इसके विषय में एक कथन असंगत है और जो असंगत है उसको आप लोग को बिल्कुल चयन करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि यह मिश्र बंधु की कृति है, विकल्प बी इसमें 4591 कवियों का जीवन वर्णित है और विकल्प सी इसके चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1924 में हुआ है और विकल्प डी है कि मिश्र बंधुओं ने कवियों की 4 श्रेणियां बनाई हैं। किसमें? मिश्र बंधु में। तो बिल्कुल मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा असंगत है, इसका जवाब आपको देना है। और इस प्रश्न पर बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनना है। मिश्र बंधु को लेकर के, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के जो लेखन हुआ है, उससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी में से ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर आ रहा है कि विकल्प सी इसके चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1924 में नहीं बल्कि 1934 में हुआ था, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा। तो यही जो कथन विकल्प सी है असंगत है, बाकी मिश्र बंधु की कृति है सही है, 4591 कवियों का वर्णन है भी सही है और मिश्र बंधुओं ने कवियों की 4 श्रेणियां बनाई हैं, ये भी सही है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी आप सभी का सही विकल्प होगा और जिन भाई बहनों ने उत्तर सही दिया है निश्चित रूप से वो सभी बधाई के पात्र हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि रचना को रचनाकारों के साथ मिलान करें। तो एक तरफ आप देख रहे हैं रचना और दूसरी तरफ कुछ रचनाकार आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कौन से रचनाकार हैं, इसको आपको मिलान करना है। विकल्प ए में आप देख पा रहे हैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन और इधर श्याम सुंदर दास हैं। वीर काव्य इधर नंदुलाल वाजपेयी आप देख पा रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास नलिनी बिरजू शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और चौथे नंबर पर टीकम सिंह दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सही उत्तर देना है। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं उनको सही से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सही बना ले जाएंगे। देखें, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है ना, तो बिल्कुल आप देख लीजिए, एक से मिलाइए, है ना, 1 का 3 बिल्कुल आप लोग दिमाग में रखिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1 का 3 मिल गया, है ना। बी का आपने देखा कि वीर काव्य टीकम का है 4 बिल्कुल, और सी का आपने मिला दिया भाषा विज्ञान। बिल्कुल कैसा होता है, तो भाषा विज्ञान तो सुंदर होता है, 1 पे ले जाइए, 1 पे ले जाइए। और डी का कहाँ पे ले जाएंगे? बिल्कुल हिंदी साहित्य का 20वीं नंदुलाल वाजपेयी 2। तो इस हिसाब से अगर देखें तो विकल्प बी 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2।
तो निश्चित रूप से विकल्प बी आपका सही बन रहा है। देखिए, इसे ध्यान में रखिएगा। और निश्चित रूप से आप में से ढेर सारे भाई बहनों ने इसका उत्तर दे भी दिया है कि सर विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है, इतिहास का दर्शन करेंगे तो आपको विलोचन या लोचन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। वीर कौन लिख सकता है? जो टीकम होगा व्यक्ति वो वीर काव्य लिखेगा। हिंदी साहित्य का विकास जो सुंदर तरीके से हुआ है और 20वीं शताब्दी में नंद दुलार आता है 20वीं शताब्दी तक दुलार किसका है? नंद का है। तो इस तरह से क्लू की सहायता से आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की ढेर सारी संभावना, है ना, आपकी परीक्षा में बनती है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न असंगत का चयन करें, यानी कि निम्न में एक असंगत है और जो असंगत है उसी का चयन आपको करना है। ये विकल्प ए में देख रहे हैं प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, विकल्प बी में आप देख रहे हैं वीरगाथा काल टीकम सिंह ने कहा, विकल्प सी में आप देख रहे हैं आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, और विकल्प डी में देख रहे हैं संधि एवं चारण काल आचार्य राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आदिकाल का किन किन विद्वानों ने किस प्रकार से नामकरण किया है, सामने उनका नाम दिया है, एक असंगत है और जो असंगत है उसका उत्तर आपको चयन करना है। और इस प्रश्न पर बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए, बिना इसके परीक्षा आपकी हो ही नहीं सकती है कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कोई प्रश्न ना पूछा जाए। तो निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर जो वीरगाथा काल है ये टीकम सिंह का नहीं है, बल्कि वीरगाथा काल नाम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी इज राइट आंसर, और ढेर सारे भाई बहनों ने इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जो भी मित्र हमारे साथ इतना परिश्रम कर सकता है वो निश्चित रूप से जुड़े, बिल्कुल यहाँ पे आपको परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद भी परिश्रम करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, केवल मुँह से नहीं कह रहा हूँ, 800 कुछ वीडियोज आप जाके देख सकते हैं, जो कि मैंने लगभग 4 से 6 महीने में, बिल्कुल जब से मैं आप सबके लिए एक्टिव हुआ हूँ, लगातार आप सबके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल प्रयास करना चाहिए और आपको एक प्रयास के साथ और भी करना है। आज की इस जो वीडियो है, इस वीडियो को खूब सारे भाई बहनों तक शेयर करिए, जिससे कि आपकी संख्या थोड़ा सा और बढ़ जाए। और संख्या अगर बढ़ जाती है तो मित्रों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी के लिए मैं लाइव आना शुरू हो जाऊंगा और 1 घंटे आप सबके लिए बहुत मशक्क़त और मेहनत के साथ जुटूंगा। निश्चित रूप से आपकी तैयारी में 4 चांद लगाऊंगा और आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप लोग निश्चित रूप से, है ना, बिल्कुल कहीं ना कहीं मुझे धन्यवाद ही देंगे कि सर आपकी वजह से मेरा चयन हुआ है। तो ये आप लोग थोड़ा सा विश्वास करें, मेरे साथ जुड़ें, है ना, तो और लोगों को जोड़ें। संख्या बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए बिल्कुल मैं लाइव आऊँगा और डेली आपको 1.5 से 2 घंटे क्लास, है ना, बिल्कुल मिलेगी। प्रश्न संख्या 5 है कि सरस बसंत समय भली पावली पंक्ति किसकी है ना। देखिए एक पंक्ति आपको दिखाई दे रही है कि सरस बसंत समय भली पावली पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं मीर खुसरो की, विकल्प बी जगनक की, विकल्प सी विद्यापति या फिर विकल्प डी सरहपा की। सही उत्तर आपको देना है कि ये पंक्ति किसकी है। स्टार लगाइए और बिल्कुल जो भी भाई बहन बिल्कुल चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप लोग लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए नए हो तो, और अगर आप चाहें तो शेयर भी कर दें, है ना। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपको तो देना है, कुछ करो या ना करो, है ना। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प सी विद्यापति इज राइट आंसर। और इसको जब हम क्लास ले रहे थे तो मैंने बताया था कि सरस समय बसंत भली पावली, अगर विद्या आपने सही समय पर पा लिया ना तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। और आपके लिए भी बहुत सही है कि अगर इस समय हम लोग ढेर सारे प्रश्नोत्तरों को हल करें, अभ्यास करें तो यही सही समय है, क्योंकि आपके जो बोर्ड है बोर्ड का गठन हो चुका है, जल्द ही आपके परीक्षा की डेट भी घोषित हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल अब आप लोग अपने तैयारी में धार दें, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी को आप सही करें और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, देवसेन की कृति श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है। आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रश्न हो सकता है देवसेन जी से लेकर के कि देवसेन की रचना तो श्रावकाचार्य है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने माना, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह ने, विकल्प सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा या विकल्प डी बच्चन सिंह। तो देखिए बच्चन सिंह का 2 बार विकल्प आ गया है, तो प्रश्न संख्या 6 को कोई बात नहीं है, है ना। बिल्कुल इसको पूछ रहा है कि किसने प्रथम, है ना, रचना माना है। ध्यान में रखिएगा प्रश्न संख्या 6 का, ठीक है।
और आप लोग सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। कि देवसेन की कृति श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? बिल्कुल कुछ भाई बहन का उत्तर तो सही आ रहा है और कुछ लोग बिल्कुल बच्चन सिंह को 2 बार देख करके बच्चन सिंह लगा रहे हैं। तो भैया आप लोग ऐसा ना करें, है ना, बिल्कुल थोड़ा दिमाग लगाएं और इस प्रश्न का उत्तर सही दें। बिल्कुल अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इसमें उत्तर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है प्रश्न संख्या 6 में, इसीलिए उत्तर ये भाग रहा है। तो ये जो आप दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र होना चाहिए था, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है ना। अगर डॉक्टर नागेंद्र जी होते तो निश्चित रूप से आपका विकल्प सही हो जाता और प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर बनता वो विकल्प डी बनता। तो यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र कर लें और प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप सही कर लें कि देवसेन की कृति जो श्रावकाचार्य है उसे हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर नागेंद्र जी मानते हैं, डॉक्टर नागेंद्र जी, ठीक है ना। तो बिल्कुल देवसेन ने क्या किया, श्रावकाचार्य, देवसेन की श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने पहली रचना माना है, इसे ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, हो सकता है परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रश्न पर तो आप 3 स्टार लगाइए, क्योंकि बिना यहाँ से प्रश्न पूछे आपकी परीक्षा हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। क्योंकि रासों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाना है कि रासों शब्द की उत्पत्ति किसने किससे मानी है ना। और आपकी जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 7 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासों शब्द की उत्पत्ति हुई है राजसूय से, या फिर विकल्प बी राजस से, विकल्प सी रासक से, या फिर विकल्प डी रसायन से। सही उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 7 का, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर तुरंत आ गया कि सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासों की उत्पत्ति विकल्प डी रासक से हुई है। राजशिव से तो गासादा तासी ने माना है, राजयस से बात अगर हम लोग करें तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा है और रासक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 7 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि पृथ्वीराज रासों को किस विद्वान ने अप्रमाणित माना है? तो बिल्कुल पृथ्वीराज रासों की बात की जाए तो विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, किसी ने प्रमाणिक माना, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना और किसी ने अप्रमाणित माना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किसने अप्रमाणित माना है। विकल्प ये कह रहे हैं श्याम सुंदर दास, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और विकल्प डी मिश्र बंधु। बिल्कुल ध्यान में आप रखिएगा, प्रश्न संख्या 8 का आपको उत्तर देना है कि पृथ्वीराज रासों को निम्न में से किस विद्वान ने अप्रमाणित माना है? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्र बंधु। तो बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आ रहा है और जो भी भाई बहन सही उत्तर दे रहे हैं निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग की है। और कुछ भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं साल भर से और कुछ लोग 6 महीने से जुड़े हुए हैं जिनकी तैयारी बहुत ही उत्तम कोट की हो चुकी है। तो निश्चित रूप से इन सबका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा और मैं देखता हूँ 11-12 बजे तक लोग लगे रहते हैं, कभी कभी 1 बजे तक लोग जगते रहते हैं। तो ऐसे भाई बहनों को मेरी तरफ से भी पहले से ही बधाई की ढेर सारी अग्रिम शुभकामना और सबके लिए कि इतना परिश्रम करो कि इस बार बिल्कुल, है ना, आर पार हो जाए। तो निश्चित रूप से विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया कि पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणित माना था, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रमाणित की बात करें तो श्याम सुंदर दास ने, मिश्र बंधु ने, करण टाड ने माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो अर्ध प्रमाणित माना है। देखिए भाई, जब कोई बात जो हजारों में हो जाएगी तो 1000 बात को कोई प्रमाणित नहीं कर पाएगा, वो अर्ध प्रमाणित होगा, कुछ प्रमाणित होगा, कुछ नहीं प्रमाणित होगा, ध्यान में रखिएगा। रामचंद्र, जितने भी देवी देवता वाले हैं ना, ये लोग तो पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणित माने हैं, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्लू बना करके आप इन प्रश्नों को बिल्कुल याद कर सकते हैं। और विस्तृत रूप से अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, टीजीटी पीजीटी को आप खोल लीजिएगा, सारा का सारा पाठ्यक्रम ट्रिक की तरीके से आपको अपडेट किया गया है। आप जाकर के बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से किस विद्वान ने विद्यापति को श्रृंगारी कहा है? प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किस विद्वान ने विद्यापति को श्रृंगारी कहा है? विकल्प ए रामवृक्ष बेनीपुरी, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी राम कुमार वर्मा या फिर विकल्प डी श्याम सुंदर दास। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा कि विद्यापति को श्रृंगारी किसने कहा है ना। कुछ लोग विद्यापति को रहस्यवादी मानते हैं, कुछ लोग श्रृंगारी मानते हैं,
तो बिल्कुल इन विकल्पों में अगर देखा जाए तो किसने इनको श्रृंगारी माना है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपको सोच समझ कर देना है, ठीक है ना। बिल्कुल ढेर सारे भाई बहन दे रहे हैं कि सर विकल्प डी है ना, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने जो विद्यापति को क्या माना है, श्रृंगारी नहीं माना है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न होना चाहिए था श्रृंगारी नहीं माना है ना। तो श्रृंगारी श्याम सुंदर दास नहीं माने हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा है ना, और सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ये लोगों ने क्या माना है, बिल्कुल श्रृंगारी माना है। लेकिन श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको जो है श्रृंगारी नहीं माना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि निम्न में से किस विद्वान ने विद्यापति को श्रृंगारी नहीं माना है। प्रश्न ए होना चाहिए था। और टाइपिंग में चूँकि 1 ही 2 दिन के अंदर बिल्कुल टाइप करना होता है, तो बिल्कुल दिन रात काम करना पड़ता है। स्कूल से आने के बाद बिल्कुल समझिए कि समय नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा गलती होने का चांस हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोबारा इसको रीड भी नहीं कर पाते हैं, और ऐसा इस प्रश्नोत्तरी के साथ हुआ है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सभी ने देखा कि विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है कि श्रांगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता है, यह अनुमान किसने व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 10 आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है और एक नई खोज का प्रश्न हो सकता है। पेपर सेटर यहाँ से प्रश्न बना दे कि श्रांगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता है ना, यानी कि श्रांगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं, यह अनुमान किसने व्यक्त किया है। विकल्प ए कह रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विकल्प सी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। आपको सही जवाब देना है कि कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता श्रांगधर हैं, किसने माना है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपको देना है, सोच समझ कर दीजिएगा। और बिल्कुल आप सभी का सटीक आंसर आ रहा है कि सर विकल्प ए डॉक्टर बच्चन सिंह, है ना। तो बिल्कुल इस प्रश्न को भी आप स्टार लगा लीजिएगा। नए ढंग का प्रश्न है, आपको तैयारी इसी तरह से करना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है, सारे तथ्यों को देखते हुए चलना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कौन, देखिए कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता डॉक्टर बच्चन सिंह, किसको, श्रांगधर को। श्रांगधर ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 10 का विकल्प ए को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 11 है कि बसंत विलास फाग का संपादन किसने किया है। इन्हीं की एक रचना है बसंत विलास, है ना, ये फागु काव्य है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कह रहे हैं कि इसका संपादन किसने किया है। विकल्प ए कह रहे हैं माता प्रसाद गुप्त ने, विकल्प बी मुनिजिन विजय ने, विकल्प सी प्रबोध चंद वागची ने, या फिर विकल्प डी पीताम्बर दत्त, है ना, बड़थवाल। सही उत्तर आपको देना है कि बसंत विलास फाग का संपादन किसने किया है ना। तो बिल्कुल आप सभी भाई बहनों का उत्तर जो है सही आ रहा है कि सर विकल्प ये माता प्रसाद गुप्त ने किया है, ठीक है ना। देखिए जो बसंत होती है, बसंत में फागु कौन गाता है, तो एक क्लू बना लीजिएगा कि माता, कौन गाता है, माता गाती है, बसंत माता, ऐसे दिमाग में लिख लीजिएगा। बसंत माता में है, बसंत में माता क्या करती है, फाग विलास गाती है, ठीक है। इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या जो 11 का विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। मुनिजिन विजय की बात करें तो इन्होंने भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि सालभद्र सूर की रचना है, उसका संपादन किया। प्रबोध चंद बागची जी को आप लोग जान ही रहे हैं कि सरहपा जी का जो दोहा कोश था उसका संपादन किया है। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल की बात ही तो निराली है, बानी निरानी बानी, है ना। पीताम्बर दत्त की जो बात करें तो गोरख बानी का इन्होंने संपादन किया है। तो इसको भी लगे हाथ कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा किसने दी है। तो ये तो आप लोग जान रहे हैं कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार कहा जाता है, संज्ञा दी गई है, लेकिन ये संज्ञा किसने दी है, आपको इसका उत्तर देना है। विकल्प ये कह रहे हैं राम कुमार वर्मा ने दिया, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह ने दिया, विकल्प सी ईश्वरी प्रसाद, या फिर विकल्प डी हर प्रसाद शास्त्री। प्रश्न संख्या 12 का आप सभी को उत्तर देना है और बिल्कुल इसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर अब आना सही हो गया, शुरू हो रहा है कि सर बिल्कुल प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी ईश्वरी प्रसाद इज राइट आंसर। ढेर सारे भाई बहन तो गच्चा खा गए, रामचंद्र शुक्ल के पास जा रहे थे, तो कोई जो है बच्चन सिंह के पास गया, है ना। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर जो होगा विकल्प सी
ईश्वरी प्रसाद इज राइट आंसर। ईश्वरी प्रसाद जी ने जो है खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में से कौन सा क्रम कालक्रम के अनुसार सही है। इन्हीं की जो रचनाएं हैं आप देख पा रहे हैं ज्ञानाश्रय की, इनमें कह रहे हैं कालक्रम के अनुसार कौन सही है। और बिल्कुल अगर इन रचनाओं को प्रश्न पत्र में शामिल ना किया जाए तो आप कह ही नहीं सकते कि प्रश्न पत्र पूर्ण है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको जितने भी प्रेमाश्रय काव्य हैं, आख्यानक हैं, उसको तो बिल्कुल आपको डीपली पढ़ना होगा, रचनाकार है ना, और रचना और उसके साथ नायक और नायिका को, ठीक है ना, और उनके बिल्कुल क्रम को। बात करें विकल्प ए मृगावती, हंसावली, फिर चंदायन, इसके बाद पद्मावत, या फिर विकल्प बी पद्मावत, चंदायन, हंसावली और मृगावती, या फिर चंदायन, हंसावली, मृगावती और पद्मावत, या हंसावली, चंदायन, मृगावती और पद्मावत। सही विकल्प कौन सा होगा आपको उत्तर देना है। निश्चित रूप से सोच समझ कर दीजिए। और आप में से बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर आ रहा है प्रश्न संख्या 13 का विकल्प ए इज राइट आंसर। तो ए राइट नहीं होगा, बल्कि आप आएंगे यहाँ पर विकल्प डी पर आएंगे, है ना, डी पर। बात करें हंसावली की तो आप लोग जान रहे हैं, हंसा ऐसा हंसा जैसे तेरे साथ कौन 70 गण हटे, 1370 ईस्वी में असायद की रचना है। चंदायन बिल्कुल 1379 में। मृगावती की रचना कहीं कहीं 1501 मिलेगी, कहीं कहीं 1503 मिलती है। और पद्मावत की बात करें तो 1540। तो निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो इसका विकल्प डी सही होगा। इसे ध्यान में रखिएगा, बारीकी के साथ इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 पद्मावत के प्रतीक को सही क्रम में मिलाइए, है ना। तो रत्नसेन बिल्कुल हृदय के प्रतीक है, सिंगलदेव मन के प्रतीक, पद्मावती शैतान का, राघव चेतन श्रद्धा या बुद्धि की। तो बिल्कुल आपको इसको सही करना है कि सही क्रम में कौन से मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल बात करें रत्नसेन की, रत्नसेन मन से मिलेंगे। सिंगलदीप की बात करते हैं तो सिंगलदीप हृदय से मिलेंगी, यानी कि ये जो विकल्प होना था वो विकल्प छूट गया है। पद्मावती की बात करें तो पद्मावती श्रद्धा बुद्धि और राघव चेतन शैतान का, ठीक है ना। तो यानी कि रत्नसेन को आप मन से मिलाएंगे और सिंगलदीप को हृदय से मिलाएंगे, पद्मावती को बुद्धि से मिलाएंगे और राघव चेतन को शैतान से मिलाएंगे। यानी कि ए का 2 और बी का ए और सी का आप देख रहे हैं 4 और डी का 3, यही आपका क्रम होगा। तो इसको मिला लीजिएगा। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए टाइप में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। ये आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रश्न हो सकता है, डबल स्टार लगा लीजिए, है ना। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। विकल्प ए शंकराचार्य को, विकल्प बी राहुल शंकरतायन को, विकल्प सी सरहपा को, या फिर विकल्प डी रंगनाथ को। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर एकदम तेज़ी के साथ आ रहा है कि सर विकल्प ये शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 15 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है कि तुलसीदास की किस कृति में हनुमान बाहुक है। यानी कि तुलसीदास की एक रचना है जिसमें हनुमान बाहुक का वर्णन किया गया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामलाल नाचू, विकल्प बी गीतावली, विकल्प सी विनय पत्रिका, या फिर विकल्प डी कवितावली। प्रश्न का उत्तर दीजिए। आसान सा प्रश्न है और आसान से प्रश्न को भी आपको बिल्कुल रिवीजन करते हुए चलना है और प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आप लोगों को देना है। तो निश्चित रूप में से ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर आ रहा है कि विकल्प डी कवितावली, ठीक है ना। जो तुलसीदास जी की रचना है कवितावली, तो कवितावली में हनुमान बाहुक का वर्णन आपको देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 17 है कि तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार। यानी कि तुलसीदास और कविगंग दो क्या हुए, सुकबिन के सरदार हुए, है ना। तो इनके काव्य में मिली विविध प्रकार, है ना, इनके काव्य में मिली विविध प्रकार, ये किसका कथन है। विकल्प कह रहे हैं कि हरिऔध का, विकल्प बी नाभादास का, विकल्प सी भिखारी दास का, या फिर विकल्प डी केशवदास का। सही उत्तर देना है कौन कि बिल्कुल, है ना, तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। सही उत्तर आपको देना है, बिल्कुल आ रहा है सही उत्तर कि विकल्प सी भिखारी दास इज राइट आंसर। इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, है ना, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। प्रश्न संख्या 18 केशव को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है।
इन्हीं केसों को रीत काव्य का प्रवर्तक किसने माना? विकल्प ए आचार्य विश्वनाथ, विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र, विकल्प सी गणपत चंद और विकल्प डी है रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल बात यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, कि केशव को रीत काव्य का प्रवर्तक किस विद्वान ने नहीं माना है, ये ध्यान में आपको रखना था, है ना, कि केशव को रीत काल का प्रवर्तक किस विद्वान ने नहीं माना है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो यानी कि केशव को बात करते हैं तो आचार्य विश्वनाथ ने माना, नागेंद्र जी ने माना, गणपति जी ने माना, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को रीत काल का प्रवर्तक नहीं माना, बल्कि रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो चिंतामणि को माना है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या अगर देखा जाए 18 में थोड़ा सुधार करिएगा। केशव को रीत काल का प्रवर्तक किसने नहीं माना है, तो विकल्प डी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 आप देख पा रहे हैं, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है? विकल्प ए गोरखनाथ की, विकल्प बी तुलसीदास की, विकल्प सी केशव या फिर विकल्प डी रामानंद की। तो सही उत्तर आपको देना है गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, है ना, किसकी पंक्ति है? तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आना चाहिए और एकदम बिल्कुल तेजी के साथ उत्तर आना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल विकल्प बी तुलसीदास इज राइट आंसर। ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है कि गोरख भगायो, है ना, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, किसकी? विकल्प बी तुलसीदास जी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्न में एक पुष्टि मार्ग नहीं है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रश्नों का निर्माण पेपर शटर द्वारा किया जाता है, तो इसको भी देख करके आपको चलना है। विकल्प कह रहे हैं कि माया जीव, विकल्प बी प्रवाह जीव, विकल्प सी पुष्ट जीव या फिर विकल्प डी भक्त जीव। कौन एक पुष्टि मार्ग नहीं है? सही उत्तर आपको देना है। बिल्कुल आप सभी का उत्तर आना चाहिए और आप सभी का उत्तर आ गया कि विकल्प डी भक्ति जीव इज राइट आंसर। ठीक है ना। क्या होता है कि जो पुष्टि मार्ग में मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्ट जीव तो आते हैं, लेकिन भक्त जीव नहीं आता है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सुर होई के घिघियात काहे क्यों हो, कुछ भागवत लीला वर्णन करो। पंक्ति किसकी विषय में है ना, किसने कहा है और किसके विषय में है, आप इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि सुर होई के घिघियात काहे को हो, कुछ भगवत लीला करो। ये पंक्ति किसने कही और किससे कही है? विकल्प ये कह रहे हैं कि वल्लभाचार्य ने सूरदास के विषय में कही, विकल्प बी सूरदास का वल्लभाचार्य के विषय में है, विकल्प सी विट्ठल दास का सूरदास के विषय में, या सूरदास का विट्ठल दास के विषय में है। बिल्कुल आप सबको सही उत्तर देना है। बिल्कुल नया प्रश्न है और आप सभी इसका सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल विकल्प ये आप सभी का जवाब आ रहा है कि वल्लभाचार्य का कथन है और सूरदास के विषय में है, इसे ध्यान में रखिएगा। और यही वल्लभाचार्य हैं जो कि सूरदास के गुरु थे। तो गुरु हैं तो बिल्कुल अपने शिष्य को सुझाव देंगे कि तुम बड़े सूर हो, है ना, सूर होकर क्यों घिघिया रहे हो। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और इस प्रश्न को बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 बड़ा जाना पहचाना प्रश्न है ना। निश्चित रूप से ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है और पुनः पूछे जाने की संभावना है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कभी स्वयं बह जाता है। किसका कथन है? किसका कथन है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी राम कुमार वर्मा या फिर विकल्प डी बच्चन सिंह। ध्यान में रखिएगा, सही उत्तर इसका दीजिएगा प्रश्न संख्या 22 का, है ना। आप सभी के जवाब की प्रतीक्षा। निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। देखिए सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो हजार लोग अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ करके उनके पीछे पीछे दौड़ता है, हजार उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, हजार रूपकों की वर्षा होने लगती है और संगीत के प्रभाव से हजारों कवि बह जाते हैं। तो हजार जोड़ करके इसको याद करेंगे, निश्चित रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में कौन एक रीत मुक्त कवि नहीं है। यानी कि इनमें आप देखेंगे 3 कवि रीत मुक्त हैं, एक कवि रीत मुक्त नहीं है, यानी कि वो रीतबद्ध हैं। तो कौन से हैं?
विकल्प ए कह रहे हैं घनानंद, विकल्प बी बोधा, विकल्प सी शेख आलम या फिर विकल्प डी मतीराम। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, स्टार लगा लीजिए। बिल्कुल इस प्रश्न से भी आपका प्रश्न जो है बचना नहीं है, आपके प्रश्न पत्र में यहाँ से प्रश्न तो आना ही आना है। और बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प डी जो मतीराम है वो बिल्कुल ऋतमुक्त कवि नहीं है। और ऋतमुक्त कवि की हम लोग एक ट्रिक बनाए थे कि 8 शेर धन देकर बोधा द्विजदेव की रीत से मुक्त हो गया, है ना। इसमें सारे जो ऋतमुक्त कवि हैं आ जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है, प्रश्न संख्या 24 है कि भवानी विलास की विषय वस्तु है। विकल्प ये कह रहे हैं कि भवानी दत्त बैस को समर्पित है, विकल्प बी कुशन सिंह के नाम पर आधारित है, विकल्प सी इसमें शब्द शक्ति का वर्णन है, या फिर विकल्प डी अध्यात्म संबंधी कृति है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 24 का आपको उत्तर देना है। और ढेर सारे भाई बहन जो हैं भवानी विलास को भवानी बैस से जोड़ दिए हैं और इसका उत्तर देने का प्रयास किए हैं। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर विकल्प ये भवानी दत्त बैस इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में सुमेलित नहीं है। अब देखेंगे एक तरफ समस्या पूर्ति है, दूसरी तरफ उसके लेखक हैं, और एक समस्या पूर्ति ऐसी है कि जो कि सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है, उसको आपको सही करना है। विकल्प ये कह रहे दुर्गा दत्त व्यास का समस्या पूर्ति प्रकाश। तो देखिए जब दुर्गा पूजा होता है तो प्रकाश समस्या होती, प्रकाश की समस्या होती, किसकी? प्रकाश की, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, दुर्गा दत्त का समस्या प्रकाश। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई समस्या पूर्ति सर्वस्व है। देखिए अंबिका क्या करती है? सभी समस्याओं की पूर्ति करती है। सर्वस्व पूर्ति अंबिका, सर्वस्व पूर्ति अंबिका, ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प सी की बात करें गोविंद गिल्ला भाई, तो गोविंद गिल्ला भाई, है ना, बिल्कुल प्रदीप 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 का भाई गिल्ला 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 प्रदीप, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी की बात करते हैं गंगाधर द्विजगंग, है ना, समस्या प्रकाश। ये देखिए सुमेलित नहीं है, ये समस्या प्रकाश जो इन्होंने लिखा है ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे समस्या पूर्ति होना चाहिए था, ये ध्यान में रखिएगा। और निश्चित रूप से ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में से एक असंगत कथन है। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न को विधिवत पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा कि कौन एक असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रिय प्रवास में 17 खंड है, विकल्प बी कृष्ण के बचपन से प्रवास तक का वर्णन है, विकल्प सी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, और पहले इसका नाम ब्रजांगना विलाप था। तो बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए कौन इसमें असंगत है, खास तौर से प्रिय प्रवास के विषय में। तो निश्चित रूप से विकल्प यह सही होगा। और कुछ भाई बहन इसमें गच्चा खा गए हैं। यहाँ पे देखें मित्रों, गच्चा खाने वाली बात नहीं है, ये 17 खंड नहीं बल्कि 17 सर्ग होना था, है ना। और इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि थोड़ी सी जो है इधर उधर कर देने से, है ना, और आप लोग और हम लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो प्रिय प्रवास में क्या है? 17 सर्ग हैं, खंड नहीं है, यही असंगत है। बाकी इसमें किसके बचपन से प्रवास का वर्णन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, और इसका पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप भी था, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में से सही क्रम कौन सा है। अब एक तरफ आप देख पा रहे हैं जो रचना है, रचनाओं का क्रम दिया गया है, 4 इसके विकल्प हैं, कह रहे कौन सही है। विकल्प ए जयद्रथवध, इसके बाद किसान, फिर साकेत, फिर यशोधरा। विकल्प बी में बता रहे हैं कि सबसे पहले किसान, फिर साकेत, फिर यशोधरा, फिर जयद्रथवध। विकल्प सी में यशोधरा, साकेत, किसान और जयद्रथवध, और विकल्प डी में जयद्रथवध, साकेत, किसान और यशोधरा, है ना। कौन सही क्रम है, इसका उत्तर आपको देना है। कुछ भाई बहन सही उत्तर दे रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल तुक्का फंसा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या अगर 27 को आप देखेंगे तो विकल्प ये सही होगा। देखिए जयद्रथवध का कब होता है? जयद्रथ का वध 1910 में। किसान बिल्कुल एक साथ मतलब 1917 में, एक साथ मतलब 1917 में। तो किसान क्या करो, एक साथ हो जाओ। साकेत बिल्कुल 3 नाम है 1931 में, और यशोधरा 1932 में। तो आपने बिल्कुल देख लिया कि जयद्रथवध 10 में, किसान 17 में, साकेत 31 में, यशोधरा 32 में। इसलिए प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच
जीवन का उद्गीत है। यह मूल दर्शन सर्वात्मकवाद है। यह कथन किसका है, इसे ध्यान में रखिएगा और सही उत्तर दीजिएगा। मैंने इसको बताया था कि जीवन का उद्गीत किसका है। विकल्प ए कैर्य प्रसाद, विकल्प बी महादेव वर्मा, विकल्प सी पंत या फिर विकल्प डी निराला। तो निश्चित रूप से जीवन के उद्गीत की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पर विकल्प बी महादेव वर्मा इज राइट आंसर। तो जीवन के उद्गीत कौन है, देवी है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 के विकल्प बी को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न रचनाओं को सही काल के साथ सम्मिलित करिए, यानी कि कौन सी रचना का जो प्रकाशन वर्ष है क्या रहा है। कामायनी सामने दिए हैं 33, झरना 1925, आंसू 1918 या लहर जो है 1935। सही मिलान करना है और सही मिलान करने के लिए विकल्प ए में देखेंगे 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, या फिर विकल्प बी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, या फिर विकल्प सी ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, या विकल्प डी है ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, है ना। बिल्कुल, अगर आप इसको सही मिलान करेंगे तो कामायनी कामना करते हैं कि भैया 3-5 ना हो 1935 में, ध्यान में रखिएगा। तो ए का 4 विकल्प देखिए, है ना, बिल्कुल ए का 4 2 जगह मिल गया, ठीक है। झरना की बात करते हैं तो झरता है बिल्कुल इकट्ठे, ये ध्यान में रखिएगा 1918। इन्हीं की बी की बात करेंगे तो बी का 3 देखिए मिल गया। आंसू तू पोछो माने 25 में, और लहर होती है तिरछी चलती है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसू पोछेंगे है ना 25 में और लहर चलेगी 33 में। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ए इज राइट आंसर। और इस प्रश्न को बिल्कुल आपकी प्रश्नावली में सम्मिलित करने का एक उद्देश्य था कि जो रचनाएं हैं खासतौर से प्रसाद जी की, निराला जी की, पंत जी की, उनके जो क्रम और उनका प्रकाशन वर्ष है जो है थोड़ा सा बिल्कुल आप लोग तैयार करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 30 है कि निराला ने अपनी किस कृत की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है ना। किस कृत में है। विकल्प कह रहे अनामिका में, विकल्प बी परिमल में, विकल्प सी गीत का, या फिर विकल्प डी तुलसीदास में। सही उत्तर आपको देना है कि निराला जी ने किस कृति की भूमिका में लिखा है ना। तो बिल्कुल आप सभी में से ढेर सारे भाई बहन तो उत्तर सही दे रहे हैं कि सर विकल्प बी परिमल की भूमिका में निराला जी ने लिखा है ना, कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 31 है कि पंत के विषय में सत्य नहीं है। प्रश्न संख्या 31 पंत के विषय में सत्य नहीं है। विकल्प ए कि पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। विकल्प बी चिदम्बरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विकल्प सी लोकायतन में नेहरू जी का वर्णन है। या फिर विकल्प डी पंत का जो प्रथम छायावादी कृत उच्छ्वास है। बिल्कुल एक सत्य नहीं है और जो सत्य नहीं है उसको आपको बिल्कुल सही करना है। ध्यान से उत्तर देखना होगा, थोड़ी सी चतुराई के साथ इस प्रश्न का निर्माण किया गया है। तो बिल्कुल आप सभी में से कुछ लोगों का उत्तर आ रहा है सर विकल्प सी लोकायतन। लोकायतन में जो दी लिखा गया है नेहरू जी का वर्णन है, तो यहाँ पे नेहरू जी का वर्णन नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी का वर्णन है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 31 के विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 है कि छायावाद के कवियों के विषय में असंगत है, यानी कि जो छायावाद के कवि हैं उनके विषय में एक कथन जो है असंगत है। विकल्प की बात करते हैं ये निराला का अद्वैत दर्शन। देखिए भाई, जो निराला व्यक्ति होगा अद्वैत होगा। जयशंकर प्रसाद का शंकर स हो गया। पंत जी का अरविंद दर्शन, पंत और अरविंद। बात करें महादेव वर्मा का तो आप देख पा रहे हैं जैन दर्शन, है ना, यही असंगत है। महादेव वर्मा का जैन दर्शन जैन धर्म नहीं बल्कि यहाँ पर बौद्ध धर्म होना चाहिए था। तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 33 है कि नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी है। कवि नागार्जुन को आप लोग जान रहे हैं और कह रहे हैं कि कवि नागार्जुन जी की कविता को नुक्कड़, है ना, बिल्कुल सॉरी मित्रों, थोड़ा सा तबीयत जो है लगातार बिगड़ी बनी हुई है ना, ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो यहाँ पर आप एक प्रश्न देख रहे हैं कि नागार्जुन को, है ना, नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी। तो ये ध्यान में रखेंगे
तो निश्चित रूप से विकल्प ये कह रहे हैं कि रामविलास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विकल्प बी हजारी प्रसाद, विकल्प सी शुक्ल या फिर विकल्प डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो निश्चित रूप से है ना, देखेंगे जो नागार्जुन होते हैं बाबा होते हैं। अब बाबा लोगों का जो कमेंट करते हैं वो बच्चन करते हैं, बच्चे करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, उनको नुक्कड़ बना देते हैं, नाटक बना देते हैं। कौन? बच्चे। किसको? नागार्जुन बाबा को। तो नागार्जुन बाबा को नुक्कड़ नाटक कौन बनाते हैं? बच्चे बनाते हैं। तो बच्चे फार बच्चन जी का एक कथन है, ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। प्रश्न संख्या 35 है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? विकल्प कह रहे हैं रेणुका पर, विकल्प बी हुंकार पर, विकल्प सी कुरुक्षेत्र या फिर विकल्प डी उर्वशी पे। निश्चित रूप से आप सभी के लिए एक आसान सा प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी तुरंत दीजिए, जल्दी में दीजिए। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सभी का आ गया कि विकल्प है ना डी उर्वशी इज राइट आंसर, है ना। कब मिला? 1972 में, क्योंकि उर्वशी बेहतर है। उर्वशी की रचना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। और उर्वशी नाम से एक रचना 1909 में जयशंकर प्रसाद जी ने भी किया है, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 34 का विकल्प डी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 35 में है कि निम्न में संगत नहीं है, यानी कि एक असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रथम तार सप्तक 1943 में, विकल्प बी द्वितीय तार सप्तक 1951 में, विकल्प सी तृतीय तार सप्तक 1959 में, और विकल्प डी है चतुर्थ तार सप्तक 1979 में, है ना। कौन एक संगत नहीं है? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 35 का आप सभी का उत्तर हम देखना चाहेंगे और सभी लोग इसका उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से कुछ भाई बहनों का उत्तर आ रहा है सर विकल्प ही है प्रथम तार सप्तक 1943 में। देखिए, बात करें तो ये प्रथम तार सप्तक नहीं होना था, है ना। जो पहला तार सप्तक था उसका शीर्षक था तार सप्तक। तार सप्तक 43 में, और इसके 8 वर्ष बाद 1951 में द्वितीय, 8 वर्ष बाद तृतीय 1959 में, और इसके 20 वर्ष बाद चौथा आया था, ध्यान में रखिएगा। और अगर आपके दिमाग में आ गया कि बिल्कुल 8 जोड़िए और अंत वाले में 20 जोड़ दीजिएगा, तो निश्चित रूप से एक में जोड़ते हुए चले जाएंगे और आपको इसका क्रम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 35 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि बड़ रत्नाकर के विषय में असत्य है। अब बड़ रत्नाकर रचना के विषय में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ये ज्योतिरेश्वर ठाकुर की कृति है, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त की कृति है, विकल्प सी ये विश्व कोशात्मक है, और विकल्प डी व्याकरण ग्रंथ है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त नहीं बल्कि मैथिली भाषा होना चाहिए था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा और फिर इसका उत्तर दीजिएगा कि वर्णनात्मक के विषय में ज्योतिरेश्वर की कृति है, मैथिली भाषा में है, विश्व कोशात्मक है, व्याकरण ग्रंथ है। कौन एक असत्य है? सही उत्तर आप लोग दीजिए। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 36 का विकल्प डी व्याकरण ग्रंथ आ रहा है। तो जो बड़ रत्नाकर है ये व्याकरण ग्रंथ नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं विश्वकोश या शब्दकोश है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 36 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 37 है कि उर्दू का यामनी भाषा किसे कहा जाता है? बात करें उर्दू का यामनी भाषा किसे कहा जाता है? विकल्प ए लल्लू लाल को, विकल्प बी सदल मिश्र को, विकल्प सी इंशाअल्लाह खां, या फिर विकल्प डी सदा सुखलाल को। तो उर्दू का यामनी कौन होता है? बोले सर, जो उर्दू का यामनी होता है वो बिल्कुल लाल लाल होता है। कैसा होता है? तो लाल लाल होता है। तो लाल लाल फार लल्लू लाल, यामनी लल्लू लाल, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है कि महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने कवियों का क्रम रखा है ना। जो 4 कवि थे उनको महत्व की दृष्टि से बच्चन सिंह ने किस आधार पर रखा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस आधार पर रखा है? तो स्टार आप लगा लीजिए। एक नया सा प्रश्न है, हो सकता है कि इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं विकल्प में सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, है ना। तो बिल्कुल विकल्प बी में इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल और सदल मिश्र। विकल्प सी में सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल। विकल्प डी में सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल और इंशाअल्लाह खां। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह की, है ना, अनुसार या डॉक्टर बच्चन सिंह की दृष्टि में कवियों का सही क्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 38 का आप सभी को उत्तर देना है। तो देखिए, बात करते हैं विकल्प ये तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, सदा इंसा और क्या करती है? व्यक्ति को लाल कर देती है, लाल और 10 करती है, लाल और सदा करती है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा।
और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बच्चन सिंह के अनुसार तो विकल्प सी हो जाएगा, है ना। सदा सुखलाल सदन, सदा सद, सदा सद है, और इंसा लल्लू, इंसालू, इंसालू, है ना। तो सदा क्या होता है, सदा इंसाल होता है। व्यक्ति क्या होता है, सदा इंसाल होता है। सदा इंसाल, सदा सद, सद सद इंसाल, ये ध्यान में रखिएगा। बच्चन सिंह का कथन है ना। इन्हीं कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार एक क्रम रखा गया है। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्न में रचनाओं को सही क्रम में लगाइए। अब ये रचनाएं आप देख पा रहे हैं कि सही क्रम में कैसे लगेंगी। विकल्प ए कह रहे आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और फिर आधे अधूरे। विकल्प बी में लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। विकल्प सी में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और फिर आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का दिन। कौन इसमें सही है? तो निश्चित रूप से अगर बात करें प्रश्न संख्या 39 का, तो आषाढ़ का एक दिन 1958 में सबसे पहले आएगी, है ना। बात करते हैं लहरों के राजहंस, तो लहर जब भी चलती है तिरछी तिरछी चलती है, ध्यान में रखिएगा। 63 में, है ना। तो 58 में, 63 में। और आधे अधूरे की बात करते हैं तो आधा अधूरा, और देखे होंगे जो व्यक्ति होता है ना 69 का, उल्टा सीधा 69, आधा अधूरा व्यक्ति जो होगा वो उल्टे सीधे 69 काम करता है, यानी कि 1969 में लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प ए को आप लोग सही करिएगा, ठीक है। चलिए, ये सही क्रम है। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में से एक नाटक भीष्म साहनी का नहीं है। हानूस और आलमगीर, तो भैया हानूस और आलमगीर तो, है ना, भीष्म साहनी के नाटक है। विकल्प सी कबीरा खड़ा बाजार में, या फिर विकल्प डी पहला राजा। तो बिल्कुल आप सबको सही उत्तर देना है, और आप सभी का सही उत्तर आ रहा है कि शेर प्रश्न संख्या 40 का विकल्प कौन सी पहला राजा जो है वो भीष्म साहनी का नहीं है, बल्कि पहले राजा की बात करते हैं तो जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है। चलिए, बाकी शेष उपन्यास जो है आप कह सकते हैं भीष्म साहनी जी के हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 41 है कि विशु नरपत सिंह पाल धर्मपाल किस नाटक के पात्र हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर विशु नरसिंह पाल और धर्मपाल किस नाटक के पात्र हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि पहला राजा, विकल्प बी मादा कैक्टस, विकल्प सी कोणार्क, या फिर विकल्प डी आषाढ़ का एक दिन। तो देखिए, विशु नरसिंह पाल और धर्मपाल की बात करें तो बिल्कुल विकल्प सी कोणार्क के पात्र हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और कोणार्क नाटक की बात करते हैं तो जगदीश चंद्र माथुर जी का है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 42 है कि सुहाग की बिंदी किस विधा की कृति है। यानी कि सुहाग की बिंदी बात करें ये इस रचना, तो रचना किस विधा की है। विकल्प कह रहे हैं एकांकी विधा, विकल्प बी नाटक विधा, विकल्प सी काव्य विधा, या फिर विकल्प डी उपन्यास विधा। आपको सही उत्तर देना है सुहाग की बिंदी, प्रश्न संख्या 42, है ना। बिल्कुल आराम से दीजिएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की हड़बड़ी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। सुहाग की बिंदी की लेखक हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो गणेश प्रसाद द्विवेदी का बिल्कुल अब आप सबका सही उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प बी, है ना, का नाटक, ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी नाटक विधा, नाटक विधा नहीं है बल्कि एकांकी विधा, आप ध्यान में रखिएगा। विकल्प ये एकांकी विधा इज राइट आंसर। सुहाग की बिंदी, है ना, कौन गणेश लाते हैं तो ध्यान में रखिएगा, है ना, गणेश प्रसाद, है ना, एकांकी है, ठीक है। चलिए, आगे गबन उपन्यास किस मूल कृति का रूपांतरण है। यानी कि जो गबन उपन्यास लिखा गया है वो किस मूल कृति से रूपांतरित किया गया है। विकल्प ए बाजार हुस्न, विकल्प बी चौगाने हस्ती, विकल्प सी किसना, और विकल्प डी है जलवाए इशार। आपको सही उत्तर देना है प्रश्न संख्या 43 का, उत्तर दीजिए। देखिए, बात अगर करें तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर सही आ रहा है कि सर गबन किसना, गबन किसना, है ना। जो किसना था मूल, उसी का रूपांतरण हुआ है किसना। बाजरे हुस्न से सेवा सदन, चौगाने हस्ती से आपका रंगभूमि हुआ है, जलवा इशार से बिल्कुल आप कह सकते हैं वरदान, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपको चलना है और इन सभी रचनाओं को दिमाग में बैठाना है। प्रश्न संख्या 44 तक रचना को सही क्रम में रखो और रचना को सही क्रम में लिखेंगे। विकल्प ये कह रहे हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, फिर कल्याणी, फिर कल्याणी, त्यागपत्र, सुनीता और परख। इसके बाद परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, और फिर परख, त्यागपत्र, कल्याणी और सुनीता, है ना। तो बिल्कुल सही क्रम में अगर लगाना है
तो सबसे पहले तो आपको रचना आनी चाहिए कि किस समय लिखी गई है। विकल्प ए की बात करते हैं परख 1929 में, है ना। सुनीता की बात करते हैं तो बिल्कुल सुनीता 34 वर्ष की है। त्यागपत्र तीनों एक साथ दे देते हैं 37 में। और कल्याणी की बात अगर हम लोग करें तो कल्याण हो तीनों से, तन मन मन बाढ़ी कर्म से, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 44 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है कि चित्र लेखा उपन्यास की विषय वस्तु है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रेम विवाह का वर्णन है। विकल्प बी एक जुआरी की आत्मकथा है। विकल्प सी पाप पुण्य एवं नैतिक प्रश्न का चित्रण है। या फिर विकल्प डी नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण है। आप सभी को इसका उत्तर देना है कि चित्रलेखा उपन्यास की विषय वस्तु क्या है। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आ रहा है कि विकल्प सी पाप पुण्य एवं नैतिक के प्रश्न का चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 45 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है कि निम्न में किस उपन्यास में गंगुली गांव की कथा है ना। अब किस उपन्यास में गंगुली गांव की कथा है, आपको बिल्कुल उसका जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं आधा गांव, विकल्प बी मैला आंचल, विकल्प सी प्रति पर कथा, या फिर विकल्प डी सोना माटी। तो बिल्कुल उसका उत्तर देना है। तेजी के साथ आप सभी का उत्तर आना चाहिए प्रश्न संख्या 46 का कि गंगोली गांव की कथा है। बिल्कुल आप सबका उत्तर धड़ल्ले के साथ आ रहा है कि सर विकल्प ये आधा गांव। रचना किसकी है, राही मासूम रजा जी की है। तो बिल्कुल गंगोली गांव का वर्णन है। मैला आंचल की बात करते हैं तो मोरी गांव की है। बात करें प्रति कथा की तो बिल्कुल इसमें परानपुर का वर्णन है। और सोना माटी की बात करते हैं तो बिल्कुल गाजीपुर बलिया, है ना, का वर्णन इसमें किया गया है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। विवेकी राय की रचना है। प्रश्न संख्या 47 है कि मुन्नी मोबाइल किस विधा की रचना है। बिल्कुल एक प्रश्न इस समय जो है चल रहा है, मुन्नी मोबाइल, है ना। तो बिल्कुल मुन्नी मोबाइल रचना की विधा पूछ रहे हैं कि विधा किसकी है। और इसका जो इस समय चलन में चल रहा है वो पूछा जा रहा है कि किसकी रचना है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा कि मुन्नी मोबाइल रचना प्रदीप सौरभ की है। इसकी विधा पूछा जा रहा है कि कौन सी विधा है, उपन्यास, कहानी, संस्मरण या रेखा चित्र। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 47 का विकल्प ये उपन्यास इज राइट आंसर, है ना। जो मुन्नी मोबाइल रचना है प्रदीप सौरभ की, बिल्कुल, है ना, आप कह सकते हैं कि वो क्या है, उपन्यास है। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में कौन असंगत है। विकल्प ए गुलबहार की रचना गुलेरी ने किया। विकल्प बी 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प सी दुलाई बाई बंग महिला। विकल्प डी प्लेग की चुड़ैल भगवान दीन। इसमें कौन असंगत है, कौन सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 48 का उत्तर आपको देना है। और इस प्रश्न को बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। खास तौर से जो कहानी आप देख पा रहे हैं और कहानी के यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रस्तोता हैं, पहली कहानी मानने वाले हैं, तो उन सबको भी आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से सही उत्तर आपका बन सकता है कि प्रश्न संख्या 48 का विकल्प है गुलबहार। गुलेरी जी का नहीं बल्कि यहाँ पे किशोरी जी होना चाहिए था, है ना। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न में से एक असंगत है। विकल्प ए पूस की रात, विकल्प बी सदगति, विकल्प सी नमक का दरोगा, और विकल्प डी है सेवा सदन। तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प डी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि सेवा सदन की बात करते हैं तो सेवा सदन एक उपन्यास है। बाकी शेष जो रचनाएं आप देखे हैं, शेष सभी रचनाएं जो हैं बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कि कहानी है, ठीक है ना। बात करें प्रश्न संख्या 50 की, तो प्रश्न संख्या 50 है कि महादेव वर्मा की कृतियों का सही क्रम क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि निहार, रश्मि, नीरजा, फिर सांदगीत। विकल्प बी रश्मि, नीरजा, सांदगीत और निहार। विकल्प सी निहार, फिर रश्मि, फिर सांदगीत, इसके बाद नीरजा। और विकल्प डी में है निहार, नीरजा, सांदगीत और रश्मि। तो आपको प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर देना है कि किस क्रम से होगा, है ना। प्रश्न संख्या 50 का उत्तर आपको सही देना है। बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प ये सही होगा। निहार की बात करते हैं तो 1930 में लिखा गया है। रश्मि की बात करते हैं तो 2 वर्ष बाद 1932 में लिखा गया। बात करते हैं नीरजा, तो नीरजा 3-5 करती है 1935 में। सांदगीत 36 में, है ना। संध्या में गीत होती है, 36 गीत होती है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और बिल्कुल प्रश्न संख्या 50 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से आपने ये 50 जो प्रश्न आपने देखा है। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कौन सी है? विकल्प ए शब्द, विकल्प बी वाक्य, विकल्प सी वर्ण या फिर विकल्प डी उपवाक्य। आपको सही जवाब देना है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई। प्रश्न को ध्यान से हल करिएगा, नहीं तो निश्चित रूप से आप सभी का प्रश्न गलत हो सकता है। बिल्कुल बहुत ही चतुराई के साथ आप सभी का जवाब आ रहा है कि सर विकल्प ये शब्द इज राइट आंसर। देखिए मित्रों, अगर आपसे पूछा गया होता भाषा की लघुत्तम इकाई तो बिल्कुल आपका वर्ण होता, लेकिन भाषा की सार्थक पूछा गया है जिसका कुछ अर्थ हो तो निश्चित रूप से शब्द ही होगा। और ये प्रश्न जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना। टीजीटी, पीजीटी, केबीएस और है ना खास तौर से एनबीएस और आपका टीजीटी, पीजीटी, यूपी में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 52 है कि कौन सा विकल्प असंगत है? प्रश्न संख्या 52 को अगर देखा जाए तो इनमें एक विकल्प असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि आ कंठस्थ ध्वनि है, विकल्प बी आ अर्ध स्वर ध्वनि है, विकल्प सी ई मूल स्वर ध्वनि है और विकल्प डी ई संयुक्त स्वर ध्वनि है। तो कौन एक असंगत है? इसका उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 52 का। सही जवाब आप लोग दीजिए। बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आ गया कि विकल्प डी ई जो संयुक्त स्वर नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा, बल्कि आप कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 52 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रत्यर्पण शब्द बना है। विकल्प ए प्रति अपर्ण से, विकल्प बी प्रतिधन अर्पण से, विकल्प सी प्रत्यय धन अर्पण और विकल्प डी है प्रतिधन अपर्ण से। तो आपको सही विकल्प चुनना है। प्रश्न संख्या 53 का स्टार लगाइएगा, सोच समझ के इसका उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है कि प्रतिधन अर्पण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में से जिसमें इत प्रत्यय नहीं है, आप सबको उस प्रश्न का उत्तर देना है। बिल्कुल ढेर सारे भाई बहन शुरू से ही जुड़े हैं, प्रश्नावली बिल्कुल बड़े रुचि के साथ आप लोग उत्तर भी दे रहे हैं, तो आप सभी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 54 निम्न में से जिसमें इत प्रत्यय नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कलंकित में, विकल्प बी अनपेक्षित में, विकल्प सी इंसानियत में, विकल्प डी पुष्पित में। तो प्रश्न संख्या 54 का आपको सही जवाब देना है किसमें इत प्रत्यय नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प डी पुष्पित में, है ना। देखिए पुष्पित में इत प्रत्यय नहीं है, बाकी कलंकित, अनपेक्षित और इंसानियत में क्या है, इत प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 55 है कि रेलगाड़ी का सही समास विग्रह होगा। आप सबको उत्तर देना है और सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में इन दिनों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका उत्तर आपको बहुत चतुराई के साथ देना है कि रेलगाड़ी का सही समास विग्रह होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि रेल और गाड़ी, विकल्प बी पटरी पर चलने वाली गाड़ी, विकल्प सी रेल से चलने वाली गाड़ी या फिर विकल्प डी रेल पर चलने वाली गाड़ी। इस प्रश्न का उत्तर आपको सही देना है। थोड़ी देर हम आपकी इंतज़ार करेंगे, निश्चित रूप से सोच समझ के इसका उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल प्रश्न संख्या 55 का विकल्प डी आ रहा है कि सर रेल पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं। रेल का मतलब होता है पटरी और पटरी पे जो गाड़ी चलती है उसको कहते हैं रेलगाड़ी। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 55 का विकल्प डी रेल पर चलने वाली गाड़ी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि किस पद में संधि और समास दोनों हैं। बहुत सोच समझ के उसका उत्तर दीजिएगा, स्टार लगाइएगा और निश्चित रूप से बिल्कुल अपने दिमाग का प्रयोग करके उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। विकल्प ए जीवन मरण, विकल्प बी पंचतंत्र, विकल्प सी हस्तलिखित या फिर विकल्प डी नीला आकाश। किसमें संधि भी है और समास भी है, उत्तर आपको देना है सोच समझ के। जो निश्चित रूप से विकल्प डी आप सभी का आंसर आ रहा है कि सर नीला आकाश, है ना। नीला धन आकाश संधि हो गई, नीला है जो आकाश बिल्कुल क्रमधारय समास है। तो इसमें समास और संधि दोनों आप देख पा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 56 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। इस वाक्य में धोखा शब्द है। अब धोखा शब्द क्या है, कह रहे हैं कि भाववाचक शब्द है या फिर समुदायवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 57
तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा शब्द है भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही जवाब आपको देना है। बिल्कुल आप सभी का जो उत्तर है उस उत्तर को बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर सही आ रहा है कि सर विकल्प ये भाववाचक संज्ञा इज राइट आंसर। और देखिए मित्रों, किसी का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और बात करें आपके अंदर का कोई भाव हो तो भाववाचक संज्ञा है, और अगर बच जाए तो बिल्कुल जात में रखिए। समुदाय के तो आप देख ही रहे हो, पदार्थ को तो आप अलग कर ही ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से धोखा जो है हमारे आपके अंदर का एक भाव है, ये ध्यान में रखिएगा। भाववाचक संज्ञा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। विकल्प ए कह रहे समता, विकल्प बी ममता, विकल्प सी बड़प्पन, विकल्प डी लड़कपन, है ना। तो कह रहे हैं कि सर्वनाम से कौन बना हुआ है, इसका उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 58 का, है ना। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का आना चाहिए, और आप सबका उत्तर बिल्कुल तेज़ी के साथ आ रहा है कि सर विकल्प बी ममता इज राइट आंसर। देखिए मम शब्द में ता लग गया है तो बन गया है ममता, है ना, और कह रहे हैं सर्वनाम से मिलकर बना है, तो विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न में से कौन गुणवाचक संज्ञा नहीं है। तो एक आप देखेंगे जिसमें गुणवाचक संज्ञा नहीं है, तो जिसमें गुणवाचक संज्ञा नहीं उसको आपको अलग करना है। विकल्प ए कह रहे हैं बेईमानी या बेईमान, विकल्प बी गंदा, विकल्प सी दुगना और विकल्प डी मैला। देखिए बेईमान है, गंदा है, मैला है, इसमें तो गुणवाचक है, लेकिन जो विकल्प सी है दुगना, ये संख्यावाची है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 59 का विकल्प सी को आप सही करिएगा, और आप में से ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर सही आया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि सुमित सो रहा है में क्रिया का भेद है। अब सुमित सो रहा है में क्रिया का भेद है। विकल्प कह रहे हैं अकर्मक है, विकल्प बी सकर्मक, विकल्प सी प्रेरणार्थक, विकल्प डी क्या है, द्विकर्मक है। अमित सुमित सो रहा है, सही उत्तर आप लोग दीजिए। आप सबके उत्तर की प्रतीक्षा बिल्कुल लगातार मैं कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर अकर्मक है। सुमित सो रहा है अकर्मक बिल्कुल क्रिया है, ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि हेतु हेतुमत का उदाहरण है। अब हेतु हेतुमत का उदाहरण कौन है कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, लड़के गांव गए थे, सी है इस साल बारिश होने की संभावना है, और विकल्प डी है घर में 4 पैर और 2 कान, यानी घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं हेतु हेतुमत का उदाहरण है। अब हेतु हेतुमत का मतलब होता है कि एक कारण दूसरे पर आश्रित हो। कारण और कारक, ये ध्यान में रखिएगा। कारण उसका परिणाम, है ना, कारण और उसका उद्देश्य विधि संबंधित हो। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 61 का विकल्प ये होगा कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता। 61 का विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। यदि तुम आते तो मेरा काम बनता, तुम नहीं आए तो काम नहीं बना, है ना। यही है हेतु हेतुमत उद्देश्य, है ना। यदि छात्रवृत्ति मिलती तो मैं पढ़ता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि राधा आती तो श्री कृष्ण आते। तो इस टाइप के जो भी वाक्य होते हैं वो हेतु हेतुमत वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्न में कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग होता है ना। बिल्कुल सदैव पुल्लिंग शब्द होता है। विकल्प कह रहे तोता, विकल्प बी चील, विकल्प सी कुत्ता और विकल्प डी है घोड़ा, है ना। अब सदैव पुल्लिंग वही होता है जिसका स्त्रीलिंग नहीं होता है, और इस प्रश्न संख्या 62 का उत्तर आप सभी को देना है। तो थोड़ा सोच समझ कर इसका उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही उत्तर है कि तोता। देखिए तोता का तोती नहीं होता है। तोता, कौआ, खटमल, बाज, खरगोश, भेड़िया, मच्छर, ये सदैव बिल्कुल पुल्लिंग होते हैं, और इनका जब स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो बिल्कुल मादा लगा दिया जाता है ना। मच्छर का मादा मच्छर, ये ध्यान में रखिएगा। तो तोता का बिल्कुल मादा तोता इसका स्त्रीलिंग होगा। तो निश्चित रूप से आपने सही उत्तर दिया कि सर विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन है ना। इनमें एक शब्द जो है बहुवचन है। विकल्प ए कह रहे हैं बाल, विकल्प बी होश, विकल्प सी हस्ताक्षर या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो निश्चित रूप से देखिए विकल्प डी सही होगा, और आप सभी का उत्तर आ रहा है कि बाल, होश, हस्ताक्षर, ओठ, अक्षत, दर्शन और प्राण, है ना। ये सब शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो निश्चित रूप से
प्रश्न संख्या 63 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि हिंदी में कारकों यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं? आपको उत्तर देना है विकल्प 1 6, विकल्प बी 5, विकल्प सी 4 या फिर विकल्प डी 8। सही उत्तर आप दीजिए कि हिंदी में कारक कितने होते हैं। सोच समझ के आप लोग उत्तर दीजिएगा और निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प डी 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि मुझसे चला नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? विकल्प कह रहे हैं कर्मवाच्य, विकल्प बी कृतिवाच्य, विकल्प सी भाववाच्य या विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मुझसे चला नहीं जाता, देखिए मुझसे चला नहीं जाता, बिल्कुल सही उत्तर आप सब दीजिए। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प है सी भाववाच्य इज राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर है कि भाव में क्या होता है, स्मरता का भाव चला जाता है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, उठा नहीं जाता या बैठा नहीं जाता है, अंत में ता है ऐसी चीज़ें आ जाए तो निश्चित रूप से आपका भाववाच्य होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 66 है कि ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो में वाक्य का प्रकार है, यानी कि ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प कह रहे हैं संकेत वाचक वाक्य, विकल्प बी संदेहवाचक वाक्य, विकल्प सी इच्छावाचक वाच्य या विकल्प डी विधिसूचक वाच्य। सही आपको उत्तर देना है किस प्रकार का वाक्य है, स्टार लगा लीजिए, है ना। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तो निश्चित रूप से आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प सी इच्छा सूचक वाक्य। देखिए मित्रों, इच्छा सूचक वाक्य का मतलब होता है कि जिसको भी आप श्राप दें, वरदान देते हैं, है ना, तो उसका मतलब है कि आपकी इच्छा है कि आपका भला हो, कल्याण हो, आपकी लंबी उम्र हो, नौकरी लग जाए, ये आपकी इच्छा है, ये हो या ना हो, है ना। और आप अपने पड़ोसी के लिए भी इसी प्रकार की इच्छा प्रकट करते हो कि उसका सर्वनाश हो, उसका विनाश हो जाए, है नष्ट भ्रष्ट हो जाए, तो ये इच्छा है। तो इच्छा सूचक वाक्य में श्राप और आशीर्वाद दोनों दिया जाता है। विधि सूचक वाक्य में तो बिल्कुल नियम पूर्वक कोई काम होता है, इसे वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह आया वह गया, है ना। बिल्कुल संदेह में बिल्कुल आपको संदेह रहेगा कि संभव या शायद शब्द लगेगा, शायद या संभव आज वर्षा हो, शायद मैं पास हो, शायद मैं फेल हो जाए, तो संभव या शायद लग जाए। और संकेत में बिल्कुल यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि फसल अच्छी हुई तो उसका मूल अच्छा मिलेगा, तो ये संकेतवाचक होता है ना। बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा और निश्चित रूप से आप सभी ने इसका उत्तर सही दिया है कि सर विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है में वाक्य है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अव्यय है, विस्मयादिबोधक, हर्ष सूचक। विकल्प बी अव्यय है, विस्मयादिबोधक, आश्चर्य सूचक। विकल्प सी कह रहे हैं कि अव्यय है, विस्मयादिबोधक है और व्यंग्य सूचक है। विकल्प डी में कह रहे हैं अव्यय है, विस्मयादिबोधक है और बिल्कुल प्रश्न सूचक है। तो आपको सोच समझ के सही उत्तर देना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। और जब आपको कहीं भी कोई शब्द मिल जाए और शुरुआत हो और उसके बाद आपको बिल्कुल विस्मयबोधक शब्द मिल जाए तो निश्चित रूप से शब्द तो हो गया विस्मयबोधक, और विस्मयबोधक शब्द है तो अव्यय होगा। अब अव्यय है तो उसके अंतर्गत किसका बोध हो रहा है, आपको उत्तर 67 का देना है। ढेर सारे भाई बहन का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प ये अव्यय है, विस्मयादिबोधक है और हर्ष का सूचक है, यानी कि हर्ष सूचक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और इससे निश्चित रूप से प्रश्न इस तरह से आपकी परीक्षा में आ सकता है कि संदेशन मधुबन कूप भरे में अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि वक्रोक्ति, विकल्प बी रूपक, विकल्प सी अन्योक्ति या फिर विकल्प डी है अतिशयोक्ति अलंकार। संदेशन मधुबन कूप भरे, है ना, में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प डी है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? अतिशय धन उक्ति। अतिशय माने किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। बात सत्य होती है लेकिन थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके होता है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संदेशन मधुबन कूप भरे, संदेशों से मधुबन के कूप भर गए हैं, है ना। बिल्कुल, अरे भाई संदेशों से कूप नहीं भरे हैं, हाँ 2-4 कुएँ में संदेश जो है, संदेश की चिट्ठी पत्री फेंकी गई है, कुछ कूड़ा करकट उसमें गया होगा, इतना नहीं पूरा भर गया है, तो बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है कि संदेशों से मधुबन के सारे कूप भर गए हैं। सारे नहीं भरे, एक आठ हो सकता है कि हल्का फुल्का भर गया हो, तो इसका मतलब है कि अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है कि निम्न में से एक यौगिक शब्द का चयन करें। अब इनमें एक यौगिक शब्द है
विकल्प ए कह रहे पंकज, विकल्प बी पाठशाला, विकल्प सी दिन, विकल्प डी जलद। कौन एक यौगिक है, बाकी ऋण है और योग ऋण है, ऋण और योग ऋण है, एक यौगिक है, कौन यौगिक है उसका चयन करना है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 69 का विकल्प भी आप लोग सही दे रहे हैं कि सर पाठशाला। बात करें यौगिक की, तो यौगिक शब्द की बनावट दो या दो से अधिक शब्दों से होती है। उसमें संधि हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है, समास हो सकता है, और उसको आप अलग अलग तोड़ सकते हैं, दोनों का अर्थ निकलेगा। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ठीक है ना। जो आपका ऋण शब्द होता है, बिल्कुल आप कह सकते हैं वो दो वर्णों का होता है और उसको तोड़ देने के बाद दोनों का अर्थ नहीं निकलता है सार्थक, जैसे दिन है ना। और जो योग ऋण है वो योग ऋण होता है, किसी के प्रति ऋण हो जाता है, उससे कई अर्थ निकलते हैं, जैसे पंकज और जलद, है ना। पंख में जो पैदा हो उसे पंकज कहते हैं, है ना। जलद ये ध्यान में रखिए, जल में जो जन्म ले उत्पन्न हो, तो ये ध्यान में रखिएगा। पंकज माने पंख माने कीचड़ में जो जन्मे उसको क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। तो कीचड़ में ढेर सारे सीप, घोंगा, बिर्रा, है ना, जोंक आदि जन्म लेती है, लेकिन पंकज कहने से बोध किसका होता है ना, अर्थ किसका लिया जाता है, कमल का लिया जाता है। तो कमर में बिल्कुल, है ना, योग ऋण है, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि प्रश्न संख्या 69 का विकल्प बी पाठशाला इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 के निम्न में कौन शब्द तुर्की शब्द नहीं है ना। एक शब्द तुर्की शब्द नहीं है, उस शब्द को आपको चयनित करना है, सही उत्तर देना है, स्टार लगाइए। उर्दू, रिक्शा, चाकू और कुली, कौन शब्द तुर्की नहीं है। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया, है ना, कि सर विकल्प बी रिक्शा, है ना। उर्दू चाकू और कुली तुर्की शब्द है, लेकिन रिक्शा जापानी शब्द है। पान खा के रिक्शा चलाता है, जमपान, है ना, रिक्शा, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 71 है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए कह रहे हैं सरदूल, विकल्प बी अहि, विकल्प सी हिरन, विकल्प डी कुरंग। एकदम सही आपको चयन करना है कि मृगेंद्र का सही पर्यायवाची शब्द है, और आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प ए शार्दुल इज राइट आंसर, है ना। शार्दुल माने सिंह और मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, ध्यान में रखिएगा, सिंह होता है, ठीक है। अहि माने सर्प होता है, हिरन आप देख ही रहेंगे, कुरंग, है ना, मृग और कुरंग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 72 है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विशिख, कोदंड, चाप और सरासन, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, बात अगर हम लोग करें प्रश्न संख्या 72 की, तो आपको इसका उत्तर देना होगा, स्टार लगा लीजिए। तो सही उत्तर आप सभी का आ रहा है कि विशिख, है ना। कोदंड, चाप और सरासन धनुष के पर्यायवाची है, लेकिन विशिख जो है धनुष का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 73 है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं, विकल्प ए अग्नि, वाहिनी और अनिल नहीं है। विकल्प बी में पाषाण, अस्म, उपल। विकल्प सी में व्योम, नभ, अंबर। विकल्प डी में पयोधर, सरोज और सरोज, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से उसका उत्तर आपको लगाना है किस विकल्प में परस्पर सभी पर्यायवाची शब्द हैं। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। और बिल्कुल ढेर सारे भाई बहन का उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी है, व्योम, नभ और अंबर, है ना। तीनों एक पर्यायवाची है, बाकी सब में कुछ ना कुछ अलग हो गया, है ना। पहाड़ है, अस्म है, लेकिन उत्पल कमल का हो गया। अग्नि वहन तो अग्नि का है, अनिल अलग हो गया। यहाँ पे देखेंगे पयोधर, बिल्कुल सरोज और सरोज, ये देखो अलग हो गया, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 73 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 है कि सामिस शब्द का विलोम शब्द होगा। अब सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे निरामिष, विकल्प बी अमिष, विकल्प सी अमिया, विकल्प डी परामिष। देखिए सामिस, है ना, और इसी सामिस को आमिष भी कहते हैं। तो ये तो दोनों विलोम शब्द हो ही नहीं सकता है, तो सामिस का विलोम शब्द विकल्प ए निरामिष होगा। प्रश्न संख्या 74 का उत्तर आप लोगों ने भी बिल्कुल सही दिया है, तो बिल्कुल आप सभी का जवाब बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 75 है कि किस विकल्प में विलोम युग्म है ना। किस विकल्प में विलोम युग्म है, बहुत सोच समझ के आपको उत्तर लगाना है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विकल्प ए की बात करते हैं, आकुल और व्याकुल। विकल्प बी कटु और तिक्त। विकल्प सी हताश और निराश। विकल्प डी सूरत और विरत, है ना। तो किस में दोनों विलोम शब्द युग्म है, सही उत्तर आपको देना है, बिल्कुल आपके जवाब की प्रतीक्षा। निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर आ गया कि विकल्प डी सूरत और विरत जो है एक दूसरे के बिल्कुल विलोम शब्द हैं। बाकी सब में अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से, है ना, समानार्थी शब्द कह सकते हैं, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हैं, ठीक है।
प्रश्न संख्या 76 है कि इनमें से कौन सा शब्द जलद से संबद्ध नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मोती, हंस, विकल्प बी हंस, विकल्प सी बात करते हैं शेष, विकल्प डी है कमल। तो आपको सही उत्तर लगाना है कि कौन इसमें जो है किससे जलद से संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 76 का आपको उत्तर देना है। तो निश्चित रूप से अगर देखेंगे तो विकल्प बी आपको मिलेगा हंस। हंस का जो संबंध है वो जल से नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 76 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं जिज्ञासा, विकल्प बी जिज्ञासु, विकल्प सी जिजीविषा, विकल्प सी जिगीषु, है ना। देखिए जहाँ कहीं आपको आ जाए जानने की इच्छा होगी तो जिज्ञासा, और जानने की इच्छुक जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। तो ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 77 का विकल्प बी को आप सही करिएगा। और आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का उत्तर बिल्कुल सही आया है। जिन भाई बहनों का उत्तर सही आया निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जो भी भाई बहन प्रारंभ से जुड़े हैं, लगातार आप लोग बिल्कुल हमारे साथ चल रहे हैं, तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आप सबके लिए, बेस्ट ऑफ लक। तो बिल्कुल आप सभी में से जो भाई बहन नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बीच बीच में लाइक भी कर लीजिए, है ना। तो बिल्कुल अगर आपको लगे थोड़ा सा तो क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 78 का जो आपके प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। लाओ एक पानी का गिलास, विकल्प बी है कि एक पानी का गिलास लाओ, विकल्प सी गिलास एक पानी का लाओ, और विकल्प डी है पानी का गिलास लाओ। तो सबसे शुद्ध अगर देखेंगे तो विकल्प डी यही है कि पानी का गिलास लाओ इज राइट आंसर। बाकी सबों को देखेंगे तो उसका क्रम जो है सुमिलित नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। विकल्प ये कह रहे हैं कि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, विकल्प बी यह मेरा पुस्तक है, विकल्प सी इन्हें एक पुत्र है, और विकल्प डी है भारत में अनेकों जातियां हैं। तो प्रश्न संख्या 79 का आपको उत्तर देना है कौन एक शुद्ध है। बिल्कुल, है ना, आप सभी का इंतजार, सही विकल्प आप लोग चुने। बिल्कुल ढेर सारे भाई बहन ने उत्तर दिया कि सर विकल्प ये बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये सही है ना। ये मेरा पुस्तक नहीं मेरी पुस्तक होती है, इन्हें एक पुत्र नहीं बल्कि इनको एक पुत्र है, भारत में अनेकों नहीं अनेक जातियां होती हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 79 का विकल्प ये को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 80 है कि बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरा का अर्थ है। विकल्प ये कह रहे हैं अधिकाधिक उन्नत होना, विकल्प बी अवसर का फायदा उठाना, विकल्प सी असंभव कार्य को संभव करना, या फिर विकल्प डी बहुत परिश्रम करना। सही उत्तर आप लोग दीजिए। प्रश्न संख्या 80 का स्टार लगा लीजिए। तो आप सबका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है कि सर बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है विकल्प बी अवसर का फायदा उठाना इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 81 है कि बाल की खाल निकालना इस मुहावरा का अर्थ है। विकल्प ये कह रहा है कि व्यर्थ का परिश्रम करना, विकल्प बी अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, विकल्प सी बहुत मेहनत का कार्य करना, और विकल्प डी बालों का नोचना। तो भैया देखिए बाल की खाल निकालना का जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा। सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल इस प्रश्न को आप स्टार लगा तो लीजिए, है ना। निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर आ रहा है कि अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना इज राइट आंसर, है ना। कुछ लोग बाल की खाल निकालते हैं मतलब अनावश्यक किसी चीज़ का जो है कि सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 82 एक बात से खिलना का अर्थ होगा। बात से खिलना इस मुहावरे का अर्थ है कि फसल में कलियां आ जाना, विकल्प बी अत्यंत प्रसन्न होना, विकल्प सी काम पूरा हो जाना, और विकल्प डी खिलखिलाकर हंसना। प्रश्न संख्या 82 का आप सभी को उत्तर देना है, ठीक है ना, कि बिल्कुल बात से खिलना का सही अर्थ होगा विकल्प बी अत्यंत प्रसन्न होना इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 83 केर बेर का संयोग होना का अर्थ है ना। तो केर बेर का संयोग होना इस मुहावरे का अर्थ होगा विकल्प ए सामान्य होना, विकल्प बी असंभव होना, विकल्प सी गलत काम करना, या फिर विकल्प डी विरुद्ध स्वभाव
वालों का एक साथ होना। सही उत्तर क्या होगा? तो देखें, केर बेर का संयोग होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल आप सभी के उत्तर की लगातार मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग भटक रहे हैं, तो बिल्कुल विकल्प डी होगा कि विरुद्ध स्वभाव वालों का एक होना। देखिए, केर क्या होता, बेर क्या होता, दोनों अलग अलग स्वभाव के हैं और दोनों एक हो जाएं तो इसका मतलब हो गया कि विरुद्ध स्वभाव वालों का एक होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? विकल्प ए को देखा जाए, द्वंद्व, मिठाइयाँ, श्रृंखला। विकल्प बी, द्वंद्व, मिठाइयाँ, श्रृंखला। विकल्प सी, द्वंद्व, मिठाइयाँ और श्रृंखला। और विकल्प डी है कि द्वंद्व, मिठाइयाँ और श्रृंखला। तो निश्चित रूप से कौन सा इसमें सही होगा? प्रश्न संख्या 84 को अगर देखा जाए तो आपका सही विकल्प होगा, अगर शुद्ध आप देखेंगे तो 84 होगा, द्वंद्व, फिर मिठाइयाँ और श्रृंखला। श्रृंखला में ध्यान में रखिएगा री और आ नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 84 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 के निम्न में कौन समूह पुल्लिंग है? इसमें देखेंगे कौन समूह पुल्लिंग है। विकल्प ए कह रहे हैं मकई और मूंग। विकल्प बी, ज्वार और खेसारी। विकल्प सी, मड़ी और लडली। और विकल्प डी है जौ और बाजरा। तो कह रहे हैं कि कौन इसमें पुल्लिंग है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर आप लोग दीजिए, है ना। बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है सर, विकल्प डी जौ और बाजरा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है कि हरि मोहन को रुपए देता है में कौन सा कारक है? हरि मोहन को रुपए देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प ए कह रहे कर्म कारक, विकल्प बी संप्रदान कारक, विकल्प सी संबंध, या फिर विकल्प डी करण कारक। आपको सही जवाब देना है, हरि मोहन को रुपए देता में कौन सा कारक है, स्टार लगाइए। और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है, बहुत सोच समझ कर देना है। निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प बी संप्रदान कारक। और जब कोई वस्तु किसी को दिया जाए, यानी कि दान के अर्थ में दिया जाए, देने के अर्थ में हो, और देने के अर्थ में अगर को लग जाए, तो निश्चित रूप से वहाँ पर विकल्प बी होगा, संप्रदान कारक इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 87, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ संस्कृत से संबंधित प्रश्न है कि गांव के चारों ओर जल है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा। विकल्प ये कह रहे हैं ग्रामम परितः जलम अस्ति, है ना, अभिता प्रत्यय समयानिक्षः प्रत्योगे द्वितीय होता है। विकल्प बी बता रहे हैं कि ग्रामस्य परितः जलम अस्ति। विकल्प सी ग्रामस्य चतुर्दिशा जलम अस्ति। विकल्प डी ग्रामस्य चतुर्दिशा जलम अस्ति। ये तीनों बिल्कुल, है ना, सही आप कह सकते हैं कि अनुवाद नहीं है। प्रश्न संख्या 87 का विकल्प ये सही होगा कि ग्रामम परितः जलम अस्ति। अभिता प्रत्यय समयानिक्षः प्रत्योगे द्वितीय होता है, तो द्वितीय के योग से प्रश्न संख्या 87 का विकल्प ए इज राइट होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 88 है कि एन अंग विकार किसका सूत्र है? विकल्प ए कह रहे हैं करण कारक का, विकल्प बी कर्म कारक, विकल्प सी संप्रदान कारक, या फिर विकल्प डी अपादान कारक। एन अंग विकार की बात करते हैं। एन अंग, जिस अंग में विकार हो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन सा कारक होता है? तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 88 का विकल्प ये कर्ण कारक इज राइट आंसर। जैसे वह सिर से कलवाट है, उस सिर से गंजा है ना, वह नेत्रों से अंधा है ना, वह कान से अंधा है, तो जिसमें एन अंग विकार होगा तो ध्यान में रखिए कि तृतीय व्यक्ति होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 89 है कि आपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? आपिवत धातु में कौन सा लकार है? विकल्प ए लंग लकार, विकल्प बी लिट, विकल्प सी लोट, विकल्प डी लिट। सही उत्तर आप लोग दीजिए प्रश्न संख्या 89 का। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था और सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए लंग लकार इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है कि हर शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या होगा? अब आपको इसका उत्तर देना है कि हरि शब्द का, बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर इसका दीजिएगा। हर शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप होगा। विकल्प ए कह रहे हैं हरि भी, विकल्प बी हरिभ्य, विकल्प सी हरुष, या विकल्प डी हरीन, है ना। बिल्कुल आपको सही उत्तर देना है, आप लोग सोच समझ कर इसका उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है प्रश्न संख्या 90 का कि सर विकल्प ये हरि भी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या आप देख पा रहे हैं 91 की राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
अब राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक थे, विकल्प बी बाल गंगाधर खेर, विकल्प सी मुंशी अयंगर या फिर विकल्प डी काका कालेलकर। सही उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 91 की। तो आप सबके उत्तर की लगातार प्रतीक्षा बिल्कुल मैं कर रहा हूं और आप सबका उत्तर आया सर विकल्प बी बाल गंगाधर खेर इज राइट आंसर। देखिए कोई व्यक्ति आयोग होगा अगर ना, तो आयोग है तो उसकी खैर नहीं है ना, खैर नहीं है। पहला व्यक्ति अगर आपको आयोग निकल जाए तो खैर नहीं है। खैर दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बाल गंगाधर खेर आयोग में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 92 है कि ग्वालियर की बोली है। अब ग्वालियर की बोली कौन सी है? विकल्प ए कह रहे बुंदेली, विकल्प बी ब्रजभाषा, विकल्प सी खड़ी बोली या फिर विकल्प डी कन्नौजी। तो सही उत्तर आपको देना है कि ग्वालियर की बोली है, विकल्प ये बुंदेली इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 93 है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था? विकल्प ए कह रहे महात्मा गांधी, विकल्प बी काका कालेलकर, विकल्प सी सुनीत कुमार चटर्जी या फिर विकल्प डी विनोबा भावे। तो सही उत्तर आपका हो गया कि सर जो विद्वान हैं कौन? विकल्प सी सुनीत कुमार चटर्जी जी ने क्या किया था? रोमन लिपि का सुधार दिया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, इन्होंने सुझाव दिया कि रोमन लिपि किसके स्थान पर? देवनागरी लिपि पर। निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही मिला। तो प्रश्न संख्या 93 का बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 है कि किस अलंकार में बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है? किस कारण में, है ना, कह रहे किस अलंकार में बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है? विकल्प ए विभावना अलंकार, विकल्प बी विशेषोक्ति अलंकार, विकल्प सी असंगति या फिर विकल्प डी दीपक अलंकार। सही उत्तर आप लोग दीजिए कि किस अलंकार में बिना कारण के कार्य हो जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए विभावना, बिना हेतुम कार्य उत्पत्ति विभावना, है ना, तो बिल्कुल बिना कारण के। और विशेषोक्ति सत हेतु फलाहार है ना, सत हेतु फलाभाव है ना, कारण के होते हुए भी कारण ना हो, जल बीच मीन रहे प्यासी वही सुन सुन आवे हंसी। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये विभावना का मतलब होता है बिना कारण के कार्य हो, कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 94 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी उक्ति है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार लगाइए, है ना। प्रश्न संख्या 95 का कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ सहित काव्य है, उक्ति किसकी है? विकल्प ए कह रहे दंडी, विकल्प विश्वनाथ, विकल्प सी भामा या फिर विकल्प डी आनंद वर्धन। सही जवाब बिल्कुल आप सबका सही जवाब आ रहा है कि सर विकल्प सी भामा, है ना। शब्द और अर्थ सहित काव्य कौन करेगा? भामा। ध्यान में रखिएगा और इसको सही आप लोग कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 96 है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? अब भट्ट नायक का भुक्तिवाद की बात करते हैं किस दर्शन पर? विकल्प एक मीमांसा, विकल्प बी शैव दर्शन, विकल्प सी न्याय या फिर विकल्प डी सांख्य दर्शन। तो सही उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 96 का, है ना। प्रश्न संख्या 96 कह रहे हैं कि भैया भट्ट नायक का कौन सा दर्शन है? मीमांसा दर्शन है, शैव दर्शन है, न्याय दर्शन है या फिर सांख्य दर्शन है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 96 का विकल्प डी आप सबका सही उत्तर आ रहा है कि सर सांख्य दर्शन है। इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 97 कि मुख्यार्थे हते दोष है उक्ति किसकी है? मुख्य अर्थ की हति दोष है किसकी उक्ति है? विकल्प ए मम्मट की, विकल्प बी भरत की, विकल्प सी विश्वनाथ या फिर विकल्प डी बामन की। सही जवाब की प्रतीक्षा आप सबकी प्रश्न संख्या 97, है ना। इस पर स्टार लगाइए। और ये प्रश्न ना पूछा जाए तो शायद आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा, है ना, हो ही नहीं सकती है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 97 का आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर मम, है ना, बिल्कुल मम दोष नहीं, है ना, मम दोष सत्य अर्थ है, मुख्य अर्थ आता है दोष, मम दोष नहीं तद दोष। ध्यान में रखिएगा और मम माने मम्मट को लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 98 कि बामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है ना। इनकी जो बामन है, बामन जी ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया, किस शब्द का प्रयोग किया, ये ध्यान में आपको रखना है। विकल्प ए कह रहे हैं तात्पर्य, विकल्प बी लक्षणा, विकल्प सी अभिधा या फिर विकल्प डी काव्यांग। तो ध्यान में रखिएगा प्रश्न संख्या 98 का
जो उत्तर होगा कि वामन जी ने काव्य हेतु के स्थान पर विकल्प डी काव्यान शब्द का प्रयोग किया है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 98 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 99 है कि प्रतिभा का संबंध किससे है। तो आप सबको उत्तर देना है। विकल्प ए काव्य हेतु से, विकल्प बी काव्य स्वरूप से, विकल्प सी काव्य प्रयोजन या फिर विकल्प डी काव्य लक्षण से। तो सही उत्तर आप सबको देना है कि प्रतिभा का संबंध किससे है। तो निश्चित रूप से आप सभी भाई बहन का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प ये काव्य हेतु से है। तो लगातार आप सबका परिश्रम, आप सबकी मेहनत आप सबको बिल्कुल सफलता की तरफ लेकर जाएगी, है ना, जिस तरह से आप सब लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 99 का आपने देखा कि विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 है कि सुंदर बिहक सुमन सुंदर, है ना, सुंदर बिहक सुमन तुम सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम किसकी पंक्ति है। और ये बात करें किसकी पंक्ति है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा दोष है। तो बात की करते हैं तो सुंदर पंत है, स्मितरंजन पंत जी की पंक्ति है, और इसमें पूछ रहा है कौन सा दोष है। विकल्प ए अधिक पदत्व दोष, विकल्प बी अप्रतित्व दोष, विकल्प सी दुष्कर्मत्व या विकल्प डी क्लिष्टत्व दोष। तो दोष की बात आ गई, उत्तर दीजिए, स्टार लगाइए कि कौन सा दोष है प्रश्न संख्या 100 में। ठीक है ना। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न बड़ा महत्व रखता है। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सबका उत्तर आ गया सर अधिक पदत्व दोष इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 101 है कि वैशाली की नगर वधू किसकी कृति है। अब वैशाली की नगर वधू है ना, किसकी कृति है। विकल्प ए बिंद्रावन लाल वर्मा, विकल्प बी अमृतलाल नागर, विकल्प सी चतुर सेन शास्त्री या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब आप लोग दीजिए प्रश्न संख्या 101 का। बिल्कुल आप सबका धड़ल्ले से उत्तर आया कि सर विकल्प सी, है ना, वैशाली की नगर वधू सर बड़ी चतुर है ना। तो वैशाली नगर की वधू क्या है, बोले सर चतुर है। तो वैशाली की नगर वधू चतुर सेन शास्त्री जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 102 है कि मुझे चाँद चाहिए किस विधा की कृति है। विकल्प ए नाटक, विकल्प बी उपन्यास, विकल्प सी कहानी या फिर विकल्प डी निबंध। आपको सही जवाब देना है प्रश्न संख्या 102 का कि मुझे, है ना, बिल्कुल चाँद चाहिए। उत्तर दीजिए, स्टार लगाइए, है ना। किसका, सुरेंद्र वर्मा का बिल्कुल है, और कौन सी विधा है आपको ये लगाना है। तो निश्चित रूप से आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प बी उपन्यास इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 103 है कि सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है, यानी कि सुचरिता एक पात्रता है और किसका संबंध किससे है। विकल्प ए कह रहे बाण भट्ट की आत्मकथा, विकल्प बी शेखर एक जीवनी, विकल्प सी पहला राजा और विकल्प डी राग दरबारी। सही उत्तर आप लोग दीजिए प्रश्न संख्या 103 का। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प ये बाण भट्ट की आत्मकथा इज राइट आंसर। जो सुचरिता है ना वो बाण भट्ट से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 104 है गोबर गणेश उपन्यास के लेखक हैं। गोबर गणेश, विकल्प ए कह रहे हैं प्रेमचंद, विकल्प बी विनोद कुमार शुक्ल, विकल्प सी रामदेव शुक्ल या फिर विकल्प डी रमेश चंद्र शाह। सही उत्तर आप लोग दीजिए, स्टार लगा लीजिए, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक, है ना। तो बिल्कुल आप सबका सही उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प डी रमेश चंद्र शाह इज राइट आंसर, है ना। देखो अगर व्यक्ति शाह है ना तो गोबर भी गणेश हो जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। और अगला प्रश्न संख्या 105 है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन या फिर विकल्प डी वियोगी हरि। तो मेरी जीवन यात्रा और जीवन यात्रा ज़्यादा जीवन में यात्रा कौन करता था, तो राहुल जी करते थे, राहुल सांकृत्यायन जी। तो निश्चित रूप से मेरा जीवन यात्रा जो आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन जी इज राइट आंसर, और आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही मिला। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 106 है कि निम्न में कौन सी रचना, है ना, बात करें तो निम्न में कौन सी रचना भास की नहीं है। प्रश्न ए था, है ना। तो निम्न में कौन सी रचना भास की नहीं है, कवि महाकवि भास की नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। विकल्प ए कह रहे हैं स्वप्नवास दत्तम, विकल्प बी प्रतिज्ञा एगोनरायण, विकल्प सी दूतवाक्यम या फिर विकल्प डी कीर्तार जोनियम। तो निश्चित रूप से आप सभी भाई बहन को इसका उत्तर सही देना चाहिए, और आप सबका सही उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प डी कीर्तार्जुनियम, है ना। जो कीर्तार्जुनियम है वो महाकवि भारव जी की रचना है, भास जी की रचना नहीं है, ध्यान में रखिएगा।
और अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत को आप जाकर के टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। जितने भी संस्कृत के रचनाकार हैं, नाटककार हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। सबका जीवन परिचय, रचनाएं और सूक्तियों को बिल्कुल मैंने विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से बताया है, तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 107 है कि कालिदास की रचना जो कि कुमार संभव है, इसमें कितने सर्ग हैं? विकल्प ए कह रहे 17, विकल्प बी 6 सर्ग, विकल्प सी 5 या विकल्प डी 18 सर्ग। आपको सही उत्तर देना है कि कालिदास से कुमार संभव है ना, कितने सर्ग हैं, ध्यान में रखिएगा, इसका उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल स्टार लगाइए। आप सबका उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प 17 सर्ग। और देखिए 17 वर्ष तक का व्यक्ति कुंवार होता है, ध्यान में रखिएगा। तो 17 वर्ष तक कुंवार ध्यान में रखिएगा और 17 सर्ग इसमें लगा दीजिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 107 का 17 सर्ग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 है कि महाकवि भवभूत की माता का नाम है। विकल्प ए कह रहे जातकर्णी, विकल्प बी गौरी, विकल्प सी सुशीला, विकल्प डी ब्रह्मी। तो बिल्कुल इस प्रश्न को रखने का मेरा उद्देश्य था कि इसी प्रश्न के माध्यम से आप 4-5 कवियों की माता का नाम जान सकते हैं। तो इस प्रश्न पे आप लोग स्टार लगाएं और महाकवि भवभूत की माता का नाम जो विकल्प में है उसको चयन करें। तो निश्चित रूप से आप सबका उत्तर सही आया कि सर विकल्प ये जातकर्णी इज राइट आंसर। देखिए, जो व्यक्ति भूत होगा, भवभूत होगा, भूत जातकर्णी है ना, जातकर्णी है। गौरी की बात करें तो गौरी तो दंडी जी की माता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक नाम, अगर आपके दिमाग में बैठा होगा तो सुशीला है, ध्यान में रखिएगा। और सुशीला भारव जी की माता का नाम है। और बात करें ब्रह्मी, तो ब्रह्मी जो है माघ की माता का नाम है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और प्रश्न संख्या 108 का विकल्प को आप चयनित करिएगा। प्रश्न संख्या 109 है कि विद्वानों ने किस कृति को औषध कहा है? विकल्प ए कह रहे हैं कि नैषधि चरितम, विकल्प बी दशकुमार चरितम, विकल्प सी काव्यादर्श या फिर विकल्प डी शिशुपाल बधम, है ना। तो विद्वानों के अनुसार कौन सी कृति औषध कही गई है या विद्वानों ने किस रचना को औषध कहा है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सब दीजिए प्रश्न संख्या 109 का। और आप सबका उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प ये नैषधि चरितम इज राइट आंसर। देखिए, औषध नैषध, ये ध्यान में रखिएगा कि औषध है तो नैषध है और नैषध है तो औषध है, ये ध्यान में रखिएगा कि औषध नैषध औषध। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 110 है कि आचार्य विश्वनाथ की कृति है। विकल्प ए साहित्य दर्पण, विकल्प बी दशकुमार चरितम, विकल्प सी काव्य मीमांसा या फिर विकल्प डी शिशुपाल बधम। तो प्रश्न संख्या 110 का उत्तर आपको सही देना है, स्टार लगाइए। और इसके माध्यम से आप जितनी भी रचनाएं आप देख पा रहे हैं उन सभी रचनाओं के रचनाकार को आप जानेंगे। प्रश्न संख्या 110 का उत्तर आप सभी दीजिए। बिल्कुल आप सभी का उत्तर धीरे धीरे सही आ रहा है कि जो विश्व को दर्पण में देखते हैं, तो हो गया साहित्य दर्पण इज राइट आंसर। 10 कुमार की बात करते हैं, 10 डंडा मारिए, कुमार को 10 डंडा दंडी की रचना है। काव्य मीमांसा की बात करते हैं तो राजशेखर की है। और शिशुपाल बधम, शिशु कब बोले माघ में, है ना। तो माघ में शिशु का वध होता है और माघ में शिशु जन्म लेता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 110 का उत्तर आपका विकल्प ये साहित्य दर्पण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111 है कि ऋतुसंहार में कितने अंक हैं? बात करें ऋतुसंहार में कितने अंक हैं? विकल्प ए 6, विकल्प बी 7, विकल्प सी 4 और विकल्प डी 10। तो सही उत्तर आपको देना है ऋतुसंहार को लेकर के। तो देखिए, ऋतुसंहार कालिदास की कृति है, कितने अंक उसमें है? तो अच्छे 6 ऋतुसंहार अच्छे 6 अंक हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और प्रश्न संख्या 11 का विकल्प को चयनित करिएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि न्याय मंदिर और मातृ मंदिर किसकी कृति है ना। इन्हें किसने लिखा है? विकल्प ए हरिकृष्ण प्रेमी, विकल्प बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प सी धर्मवीर भारती या फिर विकल्प डी मोहन राकेश। तो आपको सही उत्तर देना है न्याय मंदिर और मातृ मंदिर किसकी रचना है, स्टार लगाइए। हो सकता है प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर सही आ रहा है कि सर विकल्प ये हरिकृष्ण प्रेमी इज राइट आंसर। देखिए, जो हरि का कृष्ण का प्रेमी होगा ना, वो न्याय के मंदिर में जाएगा और मातृ के मंदिर में जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 113 है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? विकल्प ए कह रहे लच्छीपुरा,
विकल्प बी परीक्षा गुरु, विकल्प सी परिप्रवास, विकल्प डी शिकार। सही उत्तर आपको देना है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है। स्टार लगा लीजिए। तो बिल्कुल आप सभी में से ढेर सारे भाई बहनों का आ रहा है कि लक्ष्य पूरा ध्यान में रखिएगा। शिवदान सिंह चौहान का जो है ना रिपोर्टाज है, प्रथम रिपोर्टाज इसे माना जाता है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास का। परिप्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। शिकार है ना श्री राम शर्मा की है, आप कह सकते हैं शिकार साहित्य का है ना, बिल्कुल शुरुआत हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 114 है कि सुकवि किंकर उपनाम किसका है। सुकवि किंकर विकल्प ये कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी विद्यापति का, विकल्प सी केशव दास का, या फिर विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त का। तो आपको सही उत्तर देना है ना। सुकवि किंकर किसे कहा जाता है, प्रश्न संख्या 114 का आप लोग सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आ रहा है सर, विकल्प ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सुकवि किंकर कहा जाता है ना। किंकर ध्यान में रखिएगा, किंकर है ना महावीर प्रसाद को। विद्यापति को ढेर सारी उपाधियाँ मिली, लगभग 14 उपाधियाँ मिली हैं। अभिनव कवि, नव कवि, खिलन कवि, कवि कंठार, दशावधान है ना, ढेर सारी उपाधियाँ इनको मिली है। और मैथिल कोकिल तो आप जानते ही हैं। केशव जी की बात करें तो केशव दास को भी ढेर सारे को, एक तो कोट का कवि विजय ने कहा है ना। केशव कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है शुक्ल जी द्वारा। मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो इनको तो दद्दा कहा गया है, मधुप कहा गया है ना, तो ये राष्ट्रकवि भी कहा गया है। तो ये सब दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, चलिए तो प्रश्न संख्या 114 का विकल्प ए को आप लोग सही किया होगा। प्रश्न संख्या 115 है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। अब रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें जन्म की, तो विकल्प ए कह रहे हैं सिमरिया घाट में उनका जन्म हुआ, विकल्प बी कह रहे हैं कौसानी में, विकल्प सी कोयरीपुर, या फिर विकल्प डी जोधरी में। सही उत्तर आप लोग लगाइए प्रश्न संख्या 115 का। और बिल्कुल आप सभी का उत्तर एकदम बिल्कुल तेज़ी के साथ आ रहा है कि सर विकल्प ये सिमरिया घाट इज राइट आंसर। तो सिमरिया में कौन बोले, सिमरिया के घाट में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। कौसानी में अगर देखा जाए तो किसका जन्म हुआ है, कौसानी में पंत का, कोयरीपुर में राम नरेश त्रिपाठी का, जोधरी में पाठक श्रीधर पाठक का जन्म हुआ है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 116 है कि निम्न में से किस कृति को साहित्य अकादमी में नहीं मिला है ना। कौन सी ऐसी कृति है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो प्रश्न संख्या 116 का आपको उत्तर देना है। बिल्कुल विकल्प ए की बात करें आलोक पर भजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, 1973 में मिला है। बुनी हुई रस्सी भवानी की है, ध्यान में रखिएगा, इसको भी मिला है। तमस की बात करते हैं तो बिल्कुल तमस पर भीष्मसाहनी जी की रचना मिला है। विकल्प डी कामायनी की बात करते हैं 1935 में प्रताप जी ने लिखा है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 16 का आप सभी ने उत्तर दिया, विकल्प डी कामायनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि ननु शब्दार्थों सहितो काव्य मुक्ति है। अब ननु शब्दार्थों सहितो काव्य मुक्ति किसकी है, विकल्प ए रुद्रट की, विकल्प बी भामा, विकल्प सी दंडी, या फिर विकल्प डी जगन्नाथ जी की। सही उत्तर आप लोगों को देना है ननु शब्दार्थों सहितो काव्यम। बिल्कुल आप लोग उत्तर दीजिए। और आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है कि सर विकल्प ए रुद्रट, ननु रुद्रट, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 118 है कि जूठन किसकी कृति है। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आना चाहिए है ना, आसान सा प्रश्न है, जूठन किसकी कृति है। तो आप लोगों को आना चाहिए, दलित साहित्य से लिया गया है। और दलित साहित्य जितने भी हैं सबको आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि दलित साहित्य से प्रश्न बनता है। ठीक है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि मोहनदास नैमिषराय का है, विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि का, विकल्प सी तुलसीराम का, विकल्प डी धर्मवीर भारती का। तो सही उत्तर आपको देना है कि जूठन किसकी कृति है। बिल्कुल विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि है। आप सभी का उत्तर भी सही आ रहा है, जूठन वाल्मीकि का, जूठन वाल्मीकि का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का 119 है कि केशव ग्रंथावली किसकी कृति है। विकल्प ए कह रहे विश्वनाथ, विकल्प बी लाला भगवान दीन, विकल्प सी श्याम सुंदर दास, या विकल्प डी चंद्र प्रकाश की है। तो केशव ग्रंथावली की रचना किसने की है, प्रश्न संख्या 119 का आप सभी को उत्तर देना होगा। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ गया सर, विकल्प ये विश्वनाथ इज राइट आंसर। केशव की ग्रंथावली विश्व के नाथ, विश्वनाथ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 120 है कि दंगवई पुराण के लेखक कौन है। अब दंगवई पुराण के लेखक कौन है,
विकल्प ए भीम कवि, विकल्प बी बरूची, विकल्प सी आदि पुराण और विकल्प डी लक्ष्मी इधर। दबंगवई है ना, दंगवई पुराण के लेखक। तो बिल्कुल भैया उत्तर आपको दीजिए प्रश्न संख्या 20 का, है ना। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प ए भीम कवि इज राइट आंसर। दबंग कौन होगा भैया? जो भीम होगा वो दबंग होगा, दंगवई दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये देखिए लक्ष्मीधर का प्रकृत पेंगलम का टीका, है ना, बरूची का प्रकृत प्रकाश, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 121 है कि निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है? तो भैया निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है आपको उत्तर देना है। विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी है 5, है ना। तो विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 4, विकल्प डी 5, उत्तर सही दीजिए। निराला की साहित्य साधना, लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा। कितने भाग हैं? बिल्कुल आप सभी के उत्तर सही आने चाहिए प्रश्न संख्या 121 का। और कुछ भाई बहन का उत्तर तो सही आ रहा है, लेकिन कुछ भाई बहन बिल्कुल तुक्का फंसाने में माहिर हैं। विकल्प बी 3 इज राइट आंसर, ठीक है। अगली रचना बड़ी सोची समझी रचना है कि मलबे का आदमी की विषय वस्तु है। विकल्प ए सांप्रदायिकता, विकल्प बी पर्यावरण, विकल्प सी प्रदूषण, विकल्प डी भारत पाकिस्तान पर आधारित विषय वस्तु है। तो आपको सही उत्तर देना है प्रश्न संख्या 122 का। बिल्कुल आप सभी का जो उत्तर है अलग अलग दिशा में जा रहा है, और कुछ भाई बहनों ने इसका उत्तर सही दिया है कि विकल्प डी भारत पाकिस्तान इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 123 है कि जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? अब जिंदगी मुस्कुराएगी कब, रचनाकार कौन है? विकल्प ए विद्यानिवास, विकल्प बी बनारसी दास, विकल्प सी किशोरीदास, विकल्प डी रामवृक्ष बेनीपुरी। सही उत्तर आप लोग दीजिए प्रश्न संख्या 133 का, और इस प्रश्न को स्टार भी लगा लीजिएगा। बिना इस रचना और इसके रचनाकार के तो बिल्कुल टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, है ना, बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प ये विद्यानिवास मिश्र इज राइट आंसर, ठीक है ना। विद्यानिवास मिश्र के निबंध तो बिल्कुल जितने हैं सब आप कंठस्थ कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में आपकी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 124, प्रिया नीलकंठी एवं निषाद बांसुरी के लेखक कौन हैं? विकल्प ये कह रहे हैं रमेश चंद्र शाह, विकल्प बी विद्यापति, विकल्प सी कुबेर नाथ राय, या विकल्प डी मुक्तबोध। तो बिल्कुल बात करें अगर इस रचना की, तो बिना इस रचना और इसके रचनाकार के इन दिनों कोई परीक्षा बिल्कुल आप नहीं देख पाएंगे जिनमें यहाँ से प्रश्न ना हो। तो निश्चित रूप से आप सभी का उत्तर सही आना चाहिए, और आप सबका उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प सी कुबेर नाथ राय इज राइट आंसर। और कुबेर नाथ राय इस समय अगर देखा जाए तो एक ऐसे निबंधकार हैं जहाँ से प्रश्न बिल्कुल लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है, चाहे इनके क्रम को लेकर, चाहे इनकी रचनाओं को लेकर के, चाहे इनकी रचनाओं के सन को लेकर के, ठीक है। तो बिल्कुल कुबेर नाथ राय को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और प्रश्न संख्या 125 है आज के जो प्रश्नोत्तरी का सबसे अंतिम प्रश्न है। तो जाते जाते आप लोग इसका उत्तर सही देकर जाइएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा, और अन्य भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिएगा अपना कर्तव्य समझते हुए, ताकि संख्या बढ़ जाए, और संख्या बढ़ जाएगी तो हम लोग थोड़ा सा लाइव तरीके से जो है पठन पाठन करेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 125 है कि दिवस का अवसान था, गगन कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं हरिऔध की, विकल्प बी प्रसाद की, विकल्प सी पंत की, या फिर विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त की। तो प्रश्न संख्या 125 का उत्तर आप सभी दीजिए। बिल्कुल आप सभी का उत्तर सही आ रहा है कि सर विकल्प ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इज राइट आंसर। तो मित्रों आप सभी लगातार इस प्रश्नोत्तरी में जुड़े रहे, आपने अपना स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी में बस इतना। अगले संडे फिर इससे अच्छी तरीके से 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।